चलिए सभी लोगों को नमस्ते। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। ये आपका 105 नंबर सेट का डिस्कशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 105 नंबर सेट का डिस्कशन आपका हो रहा है और हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मेरे भाई करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। सब कुछ तो ठीक ही था, इसमें एक स्टेटमेंट जो है यहां पर, ये आपका स्टेटमेंट जो आपका है, ये क्वेश्चन को पूरी तरीके से अलग कर देता है, ध्यान रखेंगे। और हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जैसे कि मान लेते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी की बात कर लेते हैं या विंड एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी हमारा किससे रिलेटेड है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर सन एनर्जी से रिलेटेड हमारा होता है। जैसे अगर हम विंड एनर्जी की बात करते हैं, आप समझिएगा बात को, उसके बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहां पर बात करते हैं विंड एनर्जी की, हम बात कर लेते हैं, हम यहां पर विंड एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये विंड एनर्जी हमारा डेवलप कैसे होता है, या फिर विंड पावर प्लांट से विंड एनर्जी हमारा डेवलप होता है। तो सबसे पहला तो आप ये समझिए कि मान लेते हैं कि हम सौर ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई एक चीज आप ध्यान रखना कि जो सौर ऊर्जा हमारा होता है, जो सन से एनर्जी निकलता है उसको सौर ऊर्जा के नाम से हम लोग जानते हैं। या फिर हम लोग उसको ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा क्या है, तो कहेंगे सन है, और सन से चारों तरफ एनर्जी हमारा निकलता है इन द फॉर्म ऑफ हमारा सोलर एनर्जी, और ये कहां पे पहुंचता है, तो हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, हमारे वायुमंडल में पहुंचता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना कि मान लेते हैं कि हमारा यहां पर पृथ्वी है और इसके आसपास में हमारे क्या है, तो कहेंगे वायुमंडल है। सब एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा, बाद बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे। ये हमारा वायुमंडल है। अब एनर्जी जब आएगा तो जाहिर सी बात है हमारे वायुमंडल के तापमान को क्या करता है, तो वायुमंडल के तापमान को ये बढ़ा देता है। तो वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस पार्टिकल होंगे और वायुमंडल के ये तापमान को बढ़ा देता है। और जैसे ही वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, तो मेरे भाई इस तापमान के बढ़ने से जो एयर पार्टिकल्स होंगे हमारे वायुमंडल में, उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इस तापमान के बढ़ने से क्या होता है, जो एयर पार्टिकल्स होता है, जो एयर हमारा होता है, इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये एयर का जो मूवमेंट है ये हमारा फास्ट हो जाता है। एयर का जो मूवमेंट है, एयर हमारा मूवमेंट हमारा फास्ट हो जाता है। और जब एयर का मूवमेंट हमारा फास्ट हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो विंड पावर प्लांट होता है, जिसमें ऐसे करके लगा रहा था, ब्लेड लगा रहा था, उस ब्लेड पर हमारा हवा चलता है, पड़ता है और पूरा का पूरा ब्लेड को घुमाने लगता है। तो मेरे हम लोग कहेंगे एयर मूवमेंट हमारा फास्ट हो जाएगा। और फिर हम कहेंगे यहां पर हमारा जो विंड पावर प्लांट हमारा होता है, ये विंड पावर प्लांट क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर ये विंड पावर प्लांट फाइनली क्या करता है, तो विंड एनर्जी हमें देता है। ये कैसा एनर्जी देगा, तो कहेंगे हमें विंड एनर्जी देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप यहां पर देख रहे हैं कि जो हमारा सोलर एनर्जी है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं विंड एनर्जी से है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि हमारे द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन आपसे बोला गया कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, यह बोला गया है, जिसमें हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, वो पूछा गया है। तो मेरे भाई एक चीज तो क्लियर हो गया कि हाँ सर इसमें तो हम लोग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग करते हैं। और दूसरी बात है जियोथर्मल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो ये भूतापीय ऊर्जा जो हमारे अर्थ क्रस्ट से यहां पर निकल करके आता है, उसमें भी इसका रोल होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हम नाभिकीय ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, तो इसका कोई रिलेशन हमारा उसके साथ नहीं है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, तो इस न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हमारा क्या होता है, तो हम पढ़ते होंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के कारण हमारा अधिक मात्रा में एनर्जी का क्या होता है, तो यहां पर उत्पादन होता है। तो मेरे भाई इसका रिलेशन जो है, कोई डायरेक्ट रिलेशन हमारा किसी के साथ, नाभिकीय ऊर्जा का रिलेशन हमारा किसके साथ, तो कहेंगे सन एनर्जी के साथ हमारा नहीं है। अगर इसका रिलेशन नहीं है तो यही हमारे आंसर होंगे। लेकिन जब कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि नाभिकीय विखंडन का नाम आपने सुना होगा।
नाभिकीय विखंडन का नाम आपने सुना होगा। तो नाभिकीय विखंडन से जो प्राप्त एनर्जी होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी। और दूसरी बात आपको एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो यहां पर कुछ पैरामीटर है जिसको आप यहां पर जान लीजिए। जैसे कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो जो न्यूक्लियर पावर हमारा होता है, और एक चीज और ध्यान में रखना कि जब कभी भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी हमें प्राप्त देता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना उसमें मास कंजर्व हमारा नहीं होता है। अगर हम यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर बात करते हैं तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हम बात करने के लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में भी पूछा गया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर बात करते हैं इसमें क्या होता है, जैसे कि यूरेनियम की हम बात करते हैं, यूरेनियम एज ए फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी 92 होगी और द्रव्यमान संख्या कितना 235 होता है। इस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग जब हम कराते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, न्यूट्रॉन को जब इससे हम लोग हिट कराते हैं तो इससे क्या होता है, कहेंगे इससे हमारा ये टूटता है, ये हमारा जो है ये टूटता है। और ये किस में टूटेगा, तो बेरियम और साथ ही साथ हमारा क्रिप्टन में ये टूटता है। और यहां से फिर हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर हमारा फिर से हमारा कुछ न्यूट्रॉन जो है ये हमारा बाहर निकलता है, 3 न्यूट्रॉन हमारा बाहर निकलता है और फिर इसको यूज कर लेते हैं हम लोग फिर फ्यूल को तोड़ने में। और यहां से आपको हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आपको मिलता है। तो होता क्या है मेरे भाई कि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें मास कंजर्व नहीं होता है। मास यानी कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि मास लॉस करेगा तो एनर्जी हमारा ज्यादा बढ़ जाता है। क्वेश्चन ये चीज पूछा गया था, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, बी। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि जब कभी भी हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारा क्या होता है, मास जो है वो कन्वर्ट होता है किस में, एनर्जी में। आपके बीपीएससी एग्जाम में ये टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और ये टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप मिला करके देख लीजिएगा। और ये टीआरई 3.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 9-10th में ये क्वेश्चन आया था, 9-10th टीजीटी साइंस में ये क्वेश्चन आया था। यानी कि मास अपना एनर्जी है, मास को खो करके और एनर्जी को क्या करता है तो बढ़ा देता है। तो इसमें कभी भी एनर्जी कंजर्व इसमें कभी भी हमारा मास कंजर्व नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जब हम फिजन की बात करें, इसको विखंडन कहते हैं। ए लार्ज एटम, वन एलिमेंट स्प्लिटिंग इनटू 2 स्मॉलर। और उसके बाद हमारा क्या होता है कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे बाहर निकलते हैं और इस तरह से हमारा चेन रिएक्शन होता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जब कभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो उसमें चेन रिएक्शन होता है, इसको चेन रिएक्शन हम लोग कहते हैं। यानी जैसे न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग हम इस पे करेंगे तो ये जब हमारा टूटेगा तो जाहिर सी बात है क्रिप्टन और बेरियम में टूटेगा और हमारा यहां पर 3 गो न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा। और फिर ये तीनों न्यूट्रॉन क्या करेगा, फिर से हमारा क्या करेगा तो यूरेनियम पर वार करेगा और उस तरीके से हम कहते हैं ये चलता रहता है, इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी बात मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर लिखा हुआ है कि ए टीनी अमाउंट ऑफ मास इज लॉस्ट एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी E इक्वल टू mc²। बीपीएससी आपके एग्जाम में ये लाइन पूछा था, इसलिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर हम फ्यूल यूरेनियम की अगर बात करते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान हमारा 235 होता है, याद रखना मेरे भाई उसमें 0.7% हमारे क्या होते हैं तो यहां पर ऑफ ओर और 99.3% यूरेनियम और इज यूरेनियम 238 आइसोटोप इनरिच्ड हमारा होता है। तो ये सब आपको उतना नहीं भी ध्यान में रखना, लेकिन काम का जो चीज था जो आपके एग्जाम में आता है इसको आप ध्यान में रख लेंगे। और ध्यान रखना कि ये चेन रिएक्शन हमारा होता है। कैसा रिएक्शन होगा तो कहेंगे चेन रिएक्शन हमारा होता है और ये कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। नियंत्रित हम लोग कहते हैं कि हमारा कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है और ये क्वेश्चन आपका जो दे रखा है कहता है कि पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार बताइएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर। कह रहा है कि पीसा की जो झुकी हुई मीनार है, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और कहता है कि वो गिरता नहीं है, इसके पीछे का क्या साइंस है ये आपसे जानना चाहता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये पीसा की मीनार है और ये कंप्लीट रूप से हमारा क्या है तो ये झुका हुआ है, ऐसे हमारा टिल्ट है, तो ये गिर क्यों नहीं जाता ये कहना चाह रहा है। तो एक बात आप समझ लीजिए मेरे भाई कि अगर ये पीसा की मीनार की अगर बात करते हैं, बार बार इसका मॉडिफिकेशन होता चला गया, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर ये पीसा की मीनार अगर हमारा है, अगर ये पीसा की मीनार अगर हमारा है तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई इसके बेस की अगर हम बात करते हैं, नीचे की अगर हम बात करते हैं, ये वाला जो पोजीशन हमारा नीचे वाला पोजीशन होता है, इधर हमारा क्या तो ज्यादा मास हमारा है, इधर हमारा क्या है तो यहां पर ज्यादा मास है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ज्यादा मास हमारा यहीं पर है, ज्यादा मास हमारा नीचे में है और ऊपर में मास हमारा कम है,
ऊपर में उसका भार जो है कम है और नीचे में जो द्रव्यमान, नीचे में जो भार है उसका ज्यादा है। और हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का सेंटर ऑफ मास वैसे बीच में होता है जो सिमेट्रिकल होगा। लेकिन अगर मान लेते ये पेन है, इधर ज्यादा मोटा है, इधर पतला है, तो जिधर ज्यादा मास होगा ना, सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट कर जाता है। वैसे अगर बराबर अगर होता तो सेंटर ऑफ मास तब तो बीच में होता है, अगर ये बराबर होता तो सेंटर ऑफ मास तब बीच में होता, यहां सेंटर ऑफ मास होता है। लेकिन इधर मास ज्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका सेंटर मास जो होता है वो नीचे शिफ्ट कर जाता है। और जब सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट कर गया मेरे भाई, तो फिर ऐसी परिस्थिति में ये हमारा नीचे नहीं गिरेगा। अगर यही सेंटर ऑफ मास हमारा अगर यहां होता, अगर यहां होता, चाहे यहां होता, चाहे यहां होता, तो ऐसी परिस्थिति में नीचे गिर जाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट कर गया। बीच में इसका सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब हम सीधा कह सकते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होता है, कोई भी वस्तु है ना उसका सेंटर ऑफ मास होता है। और कहां होता है? उस बॉडी के बीच में होता है। और दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं बॉडी के बाहर भी सेंटर ऑफ मास कभी कभी लाई करता है, अंदर भी होता है और बाहर भी लाई करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये झुका हुआ है और नहीं गिर रहा है, इसके पीछे का रीजन ये है कि नीचे ज्यादा मास हमारा है, और जब नीचे ज्यादा मास होगा तो सेंटर ऑफ मास बीच में ना होकर के नीचे शिफ्ट कर जाएगा। जब सेंटर ऑफ मास मेरे भाई नीचे शिफ्ट कर गया, जब सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट कर गया, तो ये फिर इसको गिरने नहीं देता। इसका मुख्य रीजन तो हमारा ये होता है। और इसी सेंटर ऑफ मास को अगर हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इस सेंटर ऑफ मास हमारा इस वर्टिकल लाइन के बीचों बीच हमारा सेंटर ऑफ मास पास करता है। या फिर जो वर्टिकल लाइन हमारा होता है उस वर्टिकल लाइन की अगर बात करते हैं, ये सेंटर ऑफ मास से हमारा पास करता है, इसीलिए गिरता नहीं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि वह शीर्ष भाग पतली हो गई है, नहीं ऐसा नहीं है। वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, ये भी नहीं है हमारा। हम लोग कहेंगे मेरे भाई इसका जो मुख्य रीजन होगा, या तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट करेगा, या तो ये कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और उसी को सेंटर ऑफ मास हम कह रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। अगर जैसे ही हमारा तल से बाहर सेंटर ऑफ मास हो जाएगा तब तो बाहर गिर जाएगा। सेंटर ऑफ मास अभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा इसी के अंदर में है, और ध्यान रखना बीच में नहीं है, नीचे हमारा शिफ्ट कर गया, इसीलिए वो झुका हुआ मीनार कभी गिरता नहीं है। इसके पीछे का रीजन हमारा यही होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि अगर मान लेते ये पीसा की मीनार है इस तरीके से, अगर मान लेते हैं इस तरीके से, अगर मान लेते हैं सब जगह बराबर होता, सेंटर ऑफ मास बीच में होता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होता, लेकिन होता क्या है कि इधर का जो मास है ये ज्यादा हो गया है। जब इधर का मास ज्यादा हो गया, जिधर का मास ज्यादा हो जाएगा उधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर जाता है। इसका मतलब फिर जो सीजी वहां था वो सीजी हमारा नीचे आ गया। जब सीजी हमारा नीचे आ गया तो फिर ये नीचे गिरने से उसको बचा लेता है। इस बात को ध्यान रखना। तो एक कंसेप्ट आपका वो भी सही है, और एक कंसेप्ट आपका ये भी सही है कि हमारा ऊर्ध्वाधर लाइन जो होता है वो सेंटर ऑफ मास से पास करता है, और सेंटर ऑफ मास हमारा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा इस पीसा की मीनार के अंदर लाई करता है, इसलिए हमारा वो स्टेबल है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो एकदम आसान है। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान अगर कितना केजी है तो इतना केजी है। तब कहता है कि बताइए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण हमारा अगर है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। मेरे भाई एक बात बताइए, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी बदलता है क्या? आप कहीं पे लेके चले जाइए, हवा पानी आकाश पाताल कहीं भी लेके चले जाइए, द्रव्यमान में कभी परिवर्तन नहीं आता है। पहले अगर 100 किलो है तो फिर भी बाद में भी 100 किलो ही रहेगा, इसलिए हम कहेंगे द्रव्यमान तो हमारा वही रहेगा। लेकिन हाँ, भार बदल जाता है। जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप ये एग्जांपल देख पा रहे होंगे, ये अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ पर द्रव्यमान कितना केजी है तो 10 केजी है, लेकिन मून पे गए तो द्रव्यमान कितना है तो 10 केजी। याद रखना मेरे भाई, ये केजी जो है यहां पर दे रखा है ये सब द्रव्यमान है। अगर आप मान लेते हैं स्पेस में चले गए, कहां तो स्पेस में चले गए जहां ग्रेविटी नहीं है, वहां भी द्रव्यमान कितना केजी है। तो देख रहे हैं कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं है, द्रव्यमान हमेशा क्या है, बराबर है। लेकिन जब अगर हम वेट की बात करेंगे ना, तो वेट मेरे भाई बदल जाएगा। यहां पर वेट कितना है, 98 न्यूटन है, 9.8 रखेंगे। यहां कितना है तो 16 न्यूटन है, यहां कितना तो 0 न्यूटन है। तो मेरे भाई भार बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा। और किसी भी वस्तु का अगर भार निकालते हैं तो भार निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, m गुना g आप करते हैं, और इसी फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मेरे भाई कि अगर समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? तो हमने एक बात आपको पहले भी बताया था, अभी भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि वो एक मुख्य कंसेप्ट होता है और उस चीज को जानना है। मेरे भाई जब भी तैरने की बात होती है,
जब भी तैरने की बात होती है, जब भी हम तैरने की अगर बात करते हैं, जब भी तैरने की बात होती है, तो एक बात आप जान लीजिए, जब भी तैरने की बात होती है ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, तो हम लोग डेंसिटी डिफरेंस की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर कहते हैं कि डेंसिटी डिफरेंस के कारण हमारा ऐसा होता है। ये डेंसिटी डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं इसके कारण हमारा होता है। तो डेंसिटी डिफरेंस बहुत जरूरी होता है। तो मेरे भाई जब भी तैरने की बात होती है, जब भी तैरने की बात होती है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, डेंसिटी डिफरेंस देखते हैं। अब यहां पर डेंसिटी डिफरेंस कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं पानी है और पानी में लकड़ी तैर रहा है, इसका मतलब लकड़ी का डेंसिटी कम होगा, पानी का डेंसिटी ज्यादा होगा, जो तैरेगा उसकी डेंसिटी ऑलवेज कम होता है, हमेशा याद रखना। डेंसिटी डिफरेंस के कारण ही ऐसा पॉसिबल होता है। अब आपको कह रहा है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा, इसका मतलब एक तो समुद्री पानी है, एक रिवर वाटर हमारा है, कह रहा है कि तैरना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेरे भाई, अगर हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं, और डेंसिटी अगर हम समुद्री यानी कि सी वाटर की अगर बात करते हैं, एक तो हमारा यहां पर सी वाटर हमारा है, और जो सी वाटर का डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, तो रिवर वाटर की हम बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो रिवर वाटर की डेंसिटी की बात करते हैं। तो मेरे भाई इस बात को आप सीधा समझ लीजिए कि आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि सी वाटर इज डेंसर देन रिवर वाटर, यानी कि सी वाटर जो हमारा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है रिवर वाटर के कंपैरिजन में। याद रखना, चूंकि इसके अंदर हमारा मिनरल्स वगैरह ज्यादा होते हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज इतना, और वाइड द रिवर वाटर इज डेंसिटी इज इतना। अब आप कहिएगा सर ये डेटा याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में पूछता है। तो मेरे भाई सी वाटर की जो डेंसिटी हो वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा 1.03 इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर कहेगा बताओ रिवर वाटर जो नदी का जो पानी होता है उसका कितना होता है, तो उसका अगर डेंसिटी की याद करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब आप देख लीजिए ना, एक का डेंसिटी ज्यादा है, एक का डेंसिटी हमारा कम है। अब कह रहा है कि किस में आसान हो जाएगा तैरना, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना क्या है, आसान है। इसका मतलब है मेरे भाई कि समुद्र का घनत्व ज्यादा है, समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा होगा, तो कोई भी चीज क्या होगा, हल्का फील करेगा, ऊपर में रहेगा, आसानी से तैर पाएगा। और इसका घनत्व कम है इसलिए तैरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में उसमें तैरना आसान होगा क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। और तैरेगा कौन, जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है उससे, तो वो तैरेगा। तो मेरे भाई इन दोनों में से किस में तैरना आसान होगा, तो कहेंगे इसमें तैरना आसान होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो वही चीज आपका यहां पर लिखा हुआ है, और ये वैल्यू जो है ना ये बड़े काम का चीज है, इसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी चीज को अगर हम लोग लिखेंगे, इसी चीज को अगर लिखेंगे, तो ये तो सीजीएस यूनिट में दे रखा है, ये सीजीएस यूनिट में दे रखा है। इसी चीज को केजी में अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, 1000 केजी पर मीटर क्यूब लिखेंगे, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये तो सीजीएस में है, और इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 1030 केजी पर मीटर क्यूब लिखेंगे। तो क्या आपको दोनों डेटा याद नहीं रहेगा, एक तो सीजीएस यूनिट में है, एक एसआई यूनिट में है, ये सीजीएस में है, ये एसआई में है, तो दो चीज आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर्स आप सभी लोग करके बताएंगे फास्ट। कहता है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, और शायद आप लगातार पढ़ रहे होंगे तो आप आसानी से बता दीजिएगा। और एक बात मैंने आपको पहले भी बोला था कि गाढ़ा द्रव की श्यानता ज्यादा होती है और पतले द्रव की श्यानता कम होती है। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले से सिखा रखा है, और उस कंसेप्ट को भी हमेशा यूज करना है मेरे भाई। जब कभी भी हम श्यानता की बात करते हैं ना, तो ये जो श्यानता होता है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो विस्कोसिटी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, श्यानता को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। लेकिन श्यानता जो देखने को मिलता है ये द्रव और गैस में ही देखने को मिलता है, ये भी एक सच है, ये द्रव या गैस में ही देखने को मिलता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना। और एक और याद रखिएगा, अगर हम आदर्श द्रव या आदर्श गैस कह देते हैं, अगर आदर्श गैस बोल दीजिए या आदर्श द्रव बोल देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में याद रखना इसकी श्यानता 0 होती है। इसकी श्यानता क्या होती है, तो 0 होती है। याद रखना, क्योंकि कोई गैस या द्रव आदर्श होता ही नहीं है, बस हम लोग मान के चलते इसकी विस्कोसिटी 0 होती है, इसकी श्यानता 0 होती है। और आदर्श गैस किसको कहते हैं, तो हवा को कहते हैं। लेकिन आपको रियल जो आपको बताना चाह रहे हैं ये तो आदर्श है, ये हाइपोथेटिकल है, ये हमारा वास्तविक होता है। अगर हम किसी द्रव की बात करते हैं, किसी गैस की बात करते हैं, तो एक बात मेरे भाई आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, नोट करके लिख देते हैं। अगर कोई गाढ़ा द्रव है तो उसकी श्यानता क्या होगी, तो कहेंगे ज्यादा होगा। अगर कोई गाढ़ा द्रव है, गाढ़ा द्रव की श्यानता क्या होगी, तो कहेंगे इसकी श्यानता ज्यादा होती। इस बात को आप ध्यान रखना हमेशा के लिए। अगर कोई गाढ़ा द्रव तो उसकी श्यानता ज्यादा, और अगर कोई पतली द्रव हो तो उसकी श्यानता क्या होगी, तो कहेंगे अगर पतली द्रव की बात करें तो उसकी श्यानता कम होती। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
इसकी श्यानता कम होती है, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात मेरे भाई, एक तो क्वेश्चन आपका ऐसा पूछता है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है, अगर द्रव को गर्म करते हैं, कोई भी द्रव पदार्थ का है नहीं हो, अगर द्रव को गर्म करते हैं श्यानता क्या होगा। तो एक बात याद रखना मेरे भाई, अगर द्रव कोई द्रव पदार्थ है, इसको अगर आप गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म कीजिएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब एक बात बताइए, अगर कोई द्रव पदार्थ है उसको गर्म कीजिएगा तो जाहिर सी बात है गाढ़ा द्रव पतला हो जाएगा। जब गाढ़ा द्रव मेरे भाई पतला हो जाएगा तो बताओ श्यानता घटा कि नहीं घटा। तो आप सीधा कहेंगे सर गाढ़ा द्रव अगर कि पतला द्रव अगर हमारा हो जाता है गर्म करने पर तो जाहिर सी बात है उसकी श्यानता क्या होगी, तो उसकी श्यानता घट जाएगी। लेकिन यही चीज मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि हम गैस के केस में अगर देखें तो इसका जस्ट उल्टा होता है। गैस में क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे होगा क्या, तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, और जैसे ही गैस को गर्म कीजिएगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर करेगा। जब आपस में टकराता है उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी द्रव और गैस का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसी को श्यानता कहते हैं। इसका मतलब है मेरे में तापमान के बढ़ने से आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। गैस में क्या होगा, तापमान के बढ़ने से क्या होगा, एक दूसरे से टक्कर मारेगा और कहेंगे कि यहां पर हमारा आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, कहेंगे यहां पर आंतरिक प्रतिरोध हमारा बढ़ जाता है। और जब आंतरिक प्रतिरोध यहां पर बढ़ जाता है तो आंतरिक प्रतिरोध को ही तो श्यानता कहते हैं, इसी को तो श्यानता कहते हैं, यही तो श्यानता होता है। इसका मतलब है मेरे भाई हम सीधा कह सकते हैं कि उसकी श्यानता बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन आपको ये सब पूछता है और आपको एक एक चीज पता होना चाहिए। और याद रखना कि द्रव और गैस में भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ लिया है, कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या हो, गैस पर नहीं पूछा है, द्रव पर पूछा है। तो आप कहेंगे सर गाढ़ा द्रव का श्यानता ज्यादा और पतला द्रव का श्यानता कम, तापमान बढ़ाएंगे गाढ़ा द्रव पतला हो जाएगा, श्यानता घट गया, श्यानता घट गया। इसका मतलब है मेरे भाई आप सीधा इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, बताओ। तो इतना इजी क्वेश्चन आपके सामने में है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होगी। तो मेरे भाई द्रव यहां ताप बढ़ेगा श्यानता घट जाएगा, क्योंकि द्रव गाढ़ा से पतला हो जाएगा तो श्यानता उसकी क्या हो जाएगी, तो कहीं घट जाएगी। और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। और याद रखना मेरे भाई कि किसी भी द्रव या गैस का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसी को श्यानता कहते हैं। और श्यानता को हम लोग किस में मापते हैं, तो पास्कल गुना सेकंड में मापते हैं। पास्कल गुना सेकंड उसका यूनिट होता है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। और श्यानता को मापने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोमीटर कहते हैं। विस्कोमीटर क्या करता है, विस्कोसिटी को मापता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इतने कंसेप्ट याद रहेंगे आपको। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि ताप अस्थाई। ताप अस्थाई कहने का मतलब नाम से ही पता चलता है, थर्मोस्टेट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसके बारे में क्वेश्चन है मेरे भाई, तो थर्मोस्टेट की बात करते हैं। यदि हम थर्मोस्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक चीज आप जान लीजिए, अगर हम थर्मोस्टेट की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा थर्मोस्टेट होता है ये क्या करता है, तो मेरे भाई टेम्परेचर को बढ़ाता नहीं है, टेम्परेचर को घटाता नहीं है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये टेम्परेचर को क्या करता है, कहेंगे ये थर्मोस्टेट जो हमारा होता है ये टेम्परेचर को क्या करता है, कहेंगे यहां पर मेंटेन करने का काम करता है। ये टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन। जैसे हम लोग घर में एसी चलाते हैं तो जो एसी चलाते हैं वो भी क्या करता है, हमारे घर के तापमान को मेंटेन करता है, घटाता नहीं है, बढ़ाता नहीं है, घर के तापमान को मेंटेन करता है। वैसे ही हमारा एक थर्मोस्टेट यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये थर्मोस्टेट क्या करता है, कहेंगे ये टेम्परेचर को क्या करता है, तो मेंटेन करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इस बात को आप समझिए। तो मेरे भाई तापमान को ये मेंटेन करता है। तो ये किसको स्थिर बनाए रखने में काम करता है, ये किसको मेंटेन करता है, तो मेंटेन मेरे भाई कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये किसको मेंटेन करेगा, तो कहेंगे तापमान को मेंटेन करेगा। और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है थर्मस फ्लास्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बात आप समझ लीजिए मेरे भाई, अगर हम थर्मस फ्लास्क की अगर बात करते हैं, या इसी को हम लोग थर्मोफ्लास्क भी कहते हैं, दोनों चलेगा, थर्मोफ्लास्क भी हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग थर्मोफ्लास्क की अगर बात करते हैं तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, थर्मोफ्लास्क किसको कहते हैं। थर्मोफ्लास्क के अंदर क्या होता है मेरे भाई कि ना तो उष्मा आता है ना तो उष्मा जाता है। इसका मतलब उष्मा संचरण की वैल्यू 0 होती है। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। थर्मोफ्लास्क में क्या होगा, ना तो उष्मा आएगा ना तो उष्मा जाएगा, उष्मा संचरण 0 हो जाएगा। इसमें उष्मा संचरण होता ही नहीं है, उष्मा संचरण 0 हो जाता है। जब उष्मा संचरण 0 हो जाएगा तो अगर थर्मोफ्लास्क के अंदर हम गर्म चीज रखेंगे तो गर्म रहेगा, ठंडा चीज रखेंगे तो ठंडा ही रहेगा। इसका मतलब है उष्मा संचरण 0, इसका मतलब गर्म चीज गर्म रहेगा और ठंडा चीज ठंडा रहेगा। गर्म चीज क्या होगा, तो गर्म चीज अगर कोई भी रखते हैं तो गर्म चीज गर्म ही रहेगा, और ठंडा चीज हमारा क्या होगा, तो यहां पर जो ठंडा कोई भी वो अगर हम उसके अंदर द्रव या कुछ भी रखते हैं तो ठंडा चीज हमारा ठंडा ही रहेगा, क्योंकि उष्मा संचरण को ये 0 कर देता है।
अब यहां पर बात आता है कि जो थर्मोफ्लास्क हमारा होता है, ये थर्मोफ्लास्क जो गर्म चीज को गर्म रखता है, ठंडा चीज को ठंडा रखता है, क्योंकि उसमें उष्मा संचरण नहीं होता है, ना तो आता है ना तो जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे। ये हमारा एक थर्मोफ्लास्क है। आपके पास भी मिल्टन वगैरह का बोतल आता होगा जिसमें गर्म पानी को आप रखते होंगे, कॉफी को रखते हैं, दूध को गर्म करके रखते हैं। कुछ देर के लिए आपका गर्म रहता है, कुछ देर के लिए आपका ठंडा रहता है, परमानेंट तो नहीं रहता है, क्योंकि वैसा हैवी इंसुलेशन इसमें नहीं करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जब कभी भी हम बात करते हैं कि इसमें जो भी परत इसमें बनाई जाती है, ना तो इसको कंडक्शन होने देता है, ना तो कन्वेक्शन होता है, ना तो रेडिएशन होता है। इसका मतलब है कि ये उष्मा संचरण को क्या कर देता है, तो इसमें उष्मा संचरण जीरो होता है, इसमें कोई भी हमारा उष्मा संचरण नहीं होता है। इस केस में हम लोग सीधा कहेंगे सर उष्मा संचरण जो होता है हमारा जीरो होता है। और उष्मा संचरण की तीन विधि आपको पता ही होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की हम बात करते हैं। उष्मा संचरण की कितनी विधि होती है, तो मेरे भाई ये विधि में से कोई विधि हमारा काम नहीं करेगा। तो उष्मा संचरण की अगर विधि की बात करते हैं तो आप एक लाइन में कहेंगे सर इसमें तो हम लोग चालन पढ़े थे, याद कीजिएगा। इसमें और क्या पढ़े थे, तो आप संवहन पढ़े थे, याद कीजिएगा। इसमें और क्या पढ़े थे, तो आप विकिरण पढ़े थे, याद कीजिएगा। और सबके बारे में हमने डिटेल आपको पढ़ाया हुआ है। तो उष्मा संचरण की यही विधि होती है। जब इसमें उष्मा संचरण होबे नहीं करेगा तो ना तो चालन से होगा, ना तो संवहन से होगा, ना तो विकिरण से हमारा होगा, किसी से भी हमारा नहीं होगा। यानी कि रेजिस्टेंस टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कॉर्क मटेरियल एक्ट्स एज ग्रेट इंसुलेटर। यहां पर ग्रेट इंसुलेटर का काम करता है कौन, तो यहां पर कॉर्क जो मटेरियल हमारा होता है जो इंसुलेशन का काम करता है, और वो इंसुलेटर हमारा फॉर कंडक्शन कन्वेक्शन का काम करता है। ना तो चालन होने देगा, ना तो संवहन होने देगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां पर दिखा रखा है। अब यहां पर इसके बॉडी की बात करते हैं। रेजिस्टेंस टू रेडिएशन, रिफ्लेक्टिव कोटिंग रिड्यूसेस वैल्यू ऑफ इमिसिविटी। यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर से कोटिंग कर देते हैं जो उसकी इमिसिविटी को घटा देता है, रेडिएशन को भी रोक देता है। इसके बाद रेजिस्टेंस टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कंडक्शन कन्वेक्शन को ये दोनों को रोक देता है। और क्योंकि इसके बीच में हम लोग वैक्यूम कर देते हैं, और जब हम लोग वैक्यूम कर देंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर उष्मा संचरण होगा तो उसको माध्यम चाहिए, तो इसको चलने के लिए माध्यम चाहिए, इसको भी चलने के लिए माध्यम चाहिए। लेकिन हमने क्या कर दिया, तो हमने यहां पर कर दिया मेरे भाई वैक्यूम कर दिया। और जैसे ही हम खाली जगह छोड़ देंगे, वैक्यूम कर देंगे, तो उसमें मेरे भाई कभी भी हमारा चालन संबंध द्वारा हमारा रेडिएशन, चालन संबंध द्वारा हमारा क्या होगा, कहेंगे उष्मा संचरण हो भी नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इस तरीके से हम कहेंगे ना तो हमारा चालन होगा, ना तो हमारा संवहन होगा, ना तो हमारा रेडिएशन होगा, ना तो चालन होगा, ना तो संवहन होगा, ना तो रेडिएशन होगा, किसी भी द्वारा उष्मा का संचरण नहीं होगा। जब उष्मा संचरण नहीं होगा तो गर्म चीज गर्म रहेगा, ठंडा चीज ठंडा रहेगा। ये इसके मुख्य रीजन होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं वैसा ही पूछा है, कह रहा थर्मस फ्लास्क की हम बात कर रहे हैं और लंबे समय तक एक तरल जो तरल पदार्थ होता है वो गर्म या ठंडा रहता है। तरल पदार्थ का मतलब क्या होता है, तरल में हमारा द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो आप मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर तरल पदार्थ की अगर बात कर रहे हैं तो ये तरल हमारा गर्म भी और ठंडा ही रहता है। और क्योंकि उसमें उष्मा की कोई हानि नहीं होती है, ना तो हानि होती है ना तो प्राप्ति होती है, क्योंकि उष्मा संचरण की वैल्यू जीरो है। उष्मा आएगा या उष्मा बाहर जाएगा तो हम कहेंगे उष्मा संचरण हो रहा है, ना तो आ रहा है ना तो जा रहा है, उष्मा संचरण जीरो है। ना तो कंडक्शन होगा, ना तो कन्वेक्शन होगा, ना तो रेडिएशन होगा, कुछ भी नहीं हमारा होगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि उसमें ना तो चालन होगा, ना तो संवहन होगा, ना तो विकिरण होगा। और आपसे पूछा भी यही गया है कि लंबे समय तक गर्म या ठंडा ही रहता है और ना तो उष्मा की हानि होती है ना तो प्राप्ति होती है। इसका पीछे का रीजन क्या है, तो मेरे भाई हम लोग सीधा कहेंगे कि उसके पीछे का रीजन है कि इनमें से हमारा कोई भी चीज नहीं होता है, ना तो चालन होगा, ना तो संवहन होगा, ना तो विकिरण होगा। तो हम लोग कहेंगे इसमें से हमारा कोई नहीं होगा। इसका मतलब है कि इनमें से हमारा कोई नहीं, लेकिन कहेंगे उष्मा संचरण ही नहीं होता। इस क्वेश्चन के आंसर गलत दे रखे हैं, ध्यान रखना। इसमें से कोई नहीं, हमारा प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, इसको हम लोग समझते हैं। कहता है कि निम्न में से किसकी तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। अब देखिए तरंग की लंबाई की अगर बात करते हैं, तरंग की लंबाई की बात करते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है और सभी लोग बराबर पढ़ते आ रहे हैं। तरंग की लंबाई का मतलब समझते हैं। और तरंगदैर्घ्य हमारा जो होता है वो क्या होता है, तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब है कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट, लगातार दो क्रस्ट के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जैसे कि आप ये तरंग देख रहे होंगे और इस तरंग में लगातार दो तरंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दूसरी बात यहां पर भी हमारा हो सकता है, कहीं पर भी आप ले सकते हैं। यहां पर दो लगातार तरंग, दो लगातार हमारा क्या, तो क्रस्ट के बीच की दूरी को हम लोग यहां पर वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम है, इसलिए इसको लॉन्गर वेवलेंथ कहेंगे, इसको शॉर्टर वेवलेंथ कहते हैं। याद रखना मेरे भाई, लंबाई ज्यादा तो लॉन्गर वेवलेंथ, लंबाई कम तो शॉर्टर वेवलेंथ कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना।
अब यहां पर आता है कि किसकी तरंगदैर्घ्य की लंबाई हमारा ज्यादा। अगर आप इन सबको अगर देखते हैं तो ये सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, और हम सभी लोग जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जब कभी भी बात होती है, ये जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात करते हैं तो एक बात आप जान लीजिए, मोटा मोटी कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, उसमें अगर हम गामा रे की अगर बात कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम एक्सरे की बात कर लेते हैं, उसके बाद परावैगनी किरण यूवी रे की बात कर लेते हैं, दृश्य प्रकाश जिसको हम लोग विजिबल रे कहते हैं मेरे भाई, इसकी बात कर ले। इसके बाद अगर हम इंफ्रा की बात कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव की हम बात कर लेते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर रेडियो वेव की हम बात कर लेते हैं। ये रेडियो वेव हमारा हो गया। तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर गामा किरण जो हमारा होता है ना, इसका वेवलेंथ मिनिमम होता है, और जो रेडियो हमारा होगा इसका वेवलेंथ हमारा कैसा होगा, तो इसका वेवलेंथ हमारा मैक्सिमम होगा। और मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ अगर हम जा रहे हैं, इसका मतलब वेवलेंथ का मान कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। यहां मिनिमम यहां मैक्सिमम है, और आपको मेरे भाई इसी में से कोई ना कोई पूछा गया है, आप यहां पर मिला लीजिए। आपको रेडियो वेव की बात कर रहा है, चलो रेडियो वेव हमारा कहां, सबसे नीचे में सबसे ज्यादा इसी का होगा। एक्स किरण हमारा यहां पर है तो कहेंगे कम होगा। यहां विजिबल है, इसका मतलब यहां पर ये तीन गो किरण में आपसे पूछा कि सबसे अधिक किसका होगा, तो दिख रहा है मेरे भाई कि नीचे जा रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम, तो रेडियो वेव का मैक्सिमम होगा। और आप एक लाइन में सीधा कहोगे कि सर रेडियो तरंग का आंसर करेंगे, और यही हमारे क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा किसी भी सूरत में क्या हो जाएगा, कहीं यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो मेरे भाई आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि बड़ा तरंगदैर्घ्य और छोटा तरंगदैर्घ्य हमारा क्या होता है, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला कहता है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो मेरे भाई जिस समय साउंड की आवाज सुनाई देती है उसी समय आपको दृश्य भी दिखाई देता है, एक समान टाइम पर वो चीजें आपको नजर आती है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्या होता है, तो कहेंगे हमारा श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ हम लोगों को देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाता है। इसके पीछे हमारा रीजन क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि इसमें ऑडियो हमारा सिंक्रोनाइजर लगा रहता है। और ऑडियो सिंक्रोनाइजर क्या करता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की स्पीड ज्यादा होती है, ध्वनि की स्पीड हमारा कम होता है, लेकिन उसमें ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगा करके हम लोग क्या करते हैं, दोनों की गति को बराबर कर देते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना, चाहे हम बात कर रहे हैं टीवी की बात करते हैं, टीवी का जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो उसमें उससे जो निकलने वाली आवाजें हैं और उससे निकलने वाली जो प्रकाश है वो दोनों आपको एक समान में मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर हमारा क्या होता है, ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगा हुआ रहता है और वो दोनों को समान गति से बाहर की ओर भेजता है। इसलिए आपको दोनों एक साथ आपको दिखाई देता है। अगर हम सुनाई देता है और दिखाई देता है, दोनों एक साथ हमारा बाहर आता है। अगर हम बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन बनने वाले आपके अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप हमारा जो होता है वो हमारा कितना होता है, कितना ताप अतिचालक के लिए हमारा अधिकतम होता है, ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले तो मेरे भाई आप ये समझ लीजिए, हम सुपर कंडक्टर की हम बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो सुपर कंडक्टर जिसको अतिचालक कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अतिचालक कहते हैं। ये जो अतिचालक है इसके लिए मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम हमारा टेम्परेचर होता है, जो टी मैक्स हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा होता है, वो याद रखना। ये हमारा अगर केल्विन में बोलेगा तो 133 केल्विन कहेंगे, केल्विन में बोलेगा तो 133 या 135 केल्विन तक हमारा होता है। और डिग्री सेल्सियस में इसी चीज को अगर हम लोग देखते हैं तो डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू आपको नजर आ जाएगा, और डिग्री सेल्सियस में इसका मान कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये -135 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर अगर हम लोग क्या कहेंगे तो ये हमारा 138 केल्विन तक हमारा होता है, ये 138 केल्विन हमारा होता है। ये तो केल्विन में हो गया, लेकिन डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो -135 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको ध्यान रखना। ये सुपर कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो सुपर कंडक्टर अतिचालक की हम बात करते हैं। अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान हमारा इतना तक पॉसिबल है, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है, उसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर कोई कंडक्टर हमारा सुपर कंडक्टर बन जाता है, ये नोट करके हम लिख देते हैं, इसमें जो भी नोट पॉइंट लिखाएंगे ये काम का है। अगर मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर हमारा है और ये जो चालक हमारा है, और ये चालक हमारा क्या बन जाता है, तो कहेंगे यहां पर सुपर कंडक्टर अगर हमारा बन जाता है। अगर कंडक्टर अगर हमारा सुपर कंडक्टर अगर बन जाता है तो आपको ध्यान रखना है ये क्रांतिक तापमान पर होता है। कब होगा मेरे भाई, तो एट क्रिटिकल टेम्परेचर पर होता है। ये कहां पर होगा, तो हम लोग सीधा कहेंगे एट क्रिटिकल टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में हमारा होता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर आपको पता है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, क्रांतिक तापमान कितना होता है, तो याद रखना क्रांतिक तापमान हमारा 374.16 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्रांतिक तापमान हमारा होता है। दूसरा एक और क्वेश्चन मेरे भाई पूछता है इसी में, उसको भी रिलेट करके याद रखिएगा, क्योंकि ये सब
सब क्वेश्चन आपका कॉमन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। जैसे आप सुने होंगे कि कुछ सेमीकंडक्टर हमारा इंसुलेटर भी बन जाता है, समझना गौर से, कुछ सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं तो ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर कब बन जाता है, तो सेमीकंडक्टर मेरे भाई इंसुलेटर बन जाता है, यानी कुचालक बन जाता है। इंसुलेटर की हम बात करते हैं, इंसुलेटर हम उसको कहते हैं जिससे करंट पास नहीं करेगा। कंडक्टर हम कहेंगे सेमीकंडक्टर में करंट पास करता है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होता है, पास करता है, लेकिन ये कुचालक होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर कब हमारा इंसुलेटर बनता है, तो याद रखना जिस टेंपरेचर पर बनता है उसको कहते हैं 0 केल्विन, और 0 केल्विन को हम लोग परम शून्य तापमान के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। परम शून्य तापमान पर अगर हम बात करें तो परम शून्य तापमान पर हमारा सेमीकंडक्टर क्या बन जाता है, तो इंसुलेटर बन जाता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने में आएंगे तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। तो ये लाइन जो मेरे भाई मैंने आपको बताया है ये बहुत ही ज्यादा उम्दा है और बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये टेंपरेचर जरूर याद रखना, किस तापमान पर हमारा जो अर्धचालक है वो हमारा कुचालक बन जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको हिंदी में यहां पर अर्धचालक आप कह दीजिए, और इसको क्या कह दीजिए, तो इसको आप कुचालक कह दीजिए। इंसुलेटर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कुचालक कह देते हैं, चलेगा। और कंडक्टर कब हमारा इंसुलेटर बनेगा, तो इस टेंपरेचर की हम बात करते हैं। और हमारा जो अतिचालक होगा हमारा कितने तापमान पर, मैक्सिमम कितने तापमान तक वो मिल सकता है, तो याद रखना इतने केल्विन पर मिलेगा। तो मेरे भाई 138 133 के आसपास है, तो आसपास का टेंपरेचर को ही चूज कीजिए। थोड़ा टेंपरेचर में वेरिएशन चलता है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का डेटा आपको मिलेगा, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको दिखने को मिलता है। वैसे इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाओगे तो ऑप्शन नंबर बी ही टिक आउट करना, क्योंकि 24 केल्विन तो बहुत कम हो जाएगा, ये नहीं होगा, और ये थोड़ा ज्यादा हो गया तो ये नहीं होगा। तो हमारा रेंज में लगभग वही आ रहा है, तो उसी को आप टिक आउट करेंगे, ठीक है। तो अधिकतम तापमान हमारा अतिचालक इतना प्राप्त कर सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। आगे मेरे भाई यहाँ पर महाधमाका ऑफर यहाँ एएलपी सीबीटी 2 के लिए है, सॉरी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है। जिनको भी लगता है कि आपको रिकमेंड करना होगा साइको वगैरह के लिए, यहाँ पर साइको अमित सर के द्वारा कराया जा रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन की क्लासेस चल रही है। तो एएलपी में जिनका भी सिलेक्शन मेंस में हुआ होगा उनको साइको के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगली क्लासेस को, अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। कहता है कि दर्पण के सामने खड़े होकर के एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य क्या है कि वो दर्पण कौन सा होगा। हम चाहेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट करके बता दीजिएगा, थोड़ा फास्ट करिएगा। तो एक चीज तो क्लियर है मेरे भाई, जब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं और इसमें ये चीज मेंशन कर दिया है तो एक बात आप समझ लीजिए, दर्पण हमारा कितने तरह का, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण होता है। समतल दर्पण हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब देता है, जबकि उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब हमेशा देता है, और अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो समान आकार का, छोटा और बड़ा तीनों प्रतिबिंब देता है। अब आपको कह रहा है कि सामने खड़ा है तो व्यक्ति का अपना प्रतिबिंब अपने से क्या है, बड़ा दिखाई देता है। तो मेरे भाई एक व्यक्ति का अपना ही प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखा देता है, खड़े व्यक्ति का अपना ही प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखाई देता है। इसका मतलब मेरे भाई एकदम डायरेक्ट आप आंसर क्या करोगे, तो अवतल दर्पण टिक आउट करोगे। कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो छोटा बड़ा और समान आकार का इमेज बनाता है। जितना नजदीक जाएंगे उतना बड़ा इमेज, जितना दूर जाएंगे उतना छोटा इमेज बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा छोटा, समतल दर्पण हमेशा समान आकार का इमेज देता है। इसीलिए ना तो ये आंसर करेंगे ना तो ये आंसर करेंगे, एक लाइन में कहानी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगला मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, कंप्लीमेंट्री जो कलर होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो एक बात आप जान लीजिए, कंप्लीमेंट्री कलर की अगर जब कभी भी हम बात करते हैं, जब कभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो कंप्लीमेंट्री कलर की अगर हम बात करते हैं, एक बात आप जान लीजिए, कंप्लीमेंट्री कलर को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक रंग कहिए या संपूरक रंग कहिए, दोनों एक ही चीज है मेरे भाई। पूरक रंग संपूरक रंग की अगर बात करते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक यूज करिएगा, पूरी दुनिया यूज करती है, आपको भी यूज करना है। ये ट्रायंगल हमारा आरबीजी का ट्रायंगल होगा, और इस ट्रायंगल में तीनों कोना जो आपको दिख रहा है इसको प्राइमरी कलर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये प्राइमरी कलर हमारा होता है, ये प्राइमरी कलर होता है। तीनों शीर्ष पर हमारा आरबीजी रेड ब्लू ग्रीन, ये प्राइमरी कलर होता है, प्राथमिक रंग होता है, याद रखेंगे। अब होता क्या है कि इसमें सेकेंडरी कलर भी आ जाता है, तो दो प्राइमरी कलर मिलेगा तो एक सेकेंडरी कलर बनेगा, इसको हम लोग येलो कहते हैं। यहां पर भी दो प्राइमरी मिलेगा तो एक सेकेंडरी कलर बनेगा, और यहां पर एम हो जाएगा, मैजेंटा कहते हैं। और दो प्राइमरी कलर मिलेगा तो एक सेकेंडरी कलर मिलेगा, इसको सियान कहते हैं। तो YMC कहने का मतलब येलो मैजेंटा सियान, RBG कहने का मतलब हमारा क्या होता है, रेड ब्लू ग्रीन की बात करते हैं। शीर्ष पर है तो हमारा प्राइमरी है, और बीच वाले को हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। एकदम सिंपल है मेरे भाई, जब कभी भी पूरक रंग की बात करेगा तो पूरक रंग को कैसे खोजते हैं, जैसे मान लेते हैं कि लाल का पूरक रंग क्या है, तो कहेंगे लाल का पूरक रंग हमारा यहां पर सियान है। इसके जस्ट अपोजिट में देखेंगे, कहेंगे बताओ ग्रीन का पूरक रंग क्या है, तो कहेंगे मैजेंटा होगा। कहेंगे बताओ ब्लू का पूरक रंग क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर येलो होगा। तो एक बात याद रखना मेरे भाई, अगर हम ये रेड की बात करते हैं, रेड का पूरक रंग क्या होगा, तो आप कहेंगे यहां पर सियान होगा।
इसी तरीके से हम कहेंगे, बताओ रेड का पूरक रंग हमारा सियान हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में। बताओ ब्लू का सियान, ब्लू का क्या होगा, तो कहेंगे ब्लू, और ब्लू की अगर हम बात करते हैं इसका पूरक रंग क्या होगा, तो ब्लू का पूरक रंग हमारा येलो हो जाएगा। पूरक रंग हमारा यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे जस्ट अपोजिट की बात करेंगे। ग्रीन का पूरक रंग हमारा क्या होगा, तो कहेंगे जो ग्रीन हमारा होता है इसकी अगर बात करते हैं तो ग्रीन का जो पूरक रंग हमारा होगा वो मैजेंटा हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर मैजेंटा की बात कर रहे हैं। कम से कम इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मामला क्या है मेरे भाई कि यहां पर पूरक रंग का निर्माण कैसे होता है ये पूछा गया है, और क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, समान तरंग दैर्ध्य वाले दो रंगों को मिला करके, असमान तरंग दैर्ध्य वाले रंगों को मिला करके, प्राथमिक रंग के मिलने से, या फिर इसमें से कौन सा हमारा होगा। तो मेरे भाई एक बात बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूरक रंग की अगर बात कर रहा है तो पूरक रंग हमारा कौन है, या तो Y है, नहीं तो M है, नहीं तो C है। येलो, मैजेंटा और सियान ही हमारा पूरक रंग है, यही हमारा पूरक रंग होगा। और जब भी पूरक रंग हमारे यहां पर बन करके आए हैं, जब भी पूरक रंग हमारा बन करके आया वो कैसे बन करके आया ये आपको बताना है। तो ये पूरक रंग आपका कैसे बना है, तो ये पूरक रंग आपका रेड और ब्लू से बना है। ये पूरक रंग कैसे बना है, ब्लू और ग्रीन से बना है। ये पूरक रंग आपका कैसे बना है, तो कहेंगे यहां पर ग्रीन और रेड से हमारा बना है। इसका मतलब ये हो गया कि दो कलर तो मिक्स होंगे और दोनों प्राइमरी कलर होंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि रेड कलर है और ये ब्लू कलर है, दोनों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। इसका मतलब दो असमान तरंग दैर्ध्य मिलेगा, दो असमान हमारा यहां पर क्या मिलेगा, दो असमान तरंग दैर्ध्य वाले रंगों को मिला करके होगा। तो मेरे भाई सीधा सा बात है कि असमान होगा कि समान होगा, तो आप कहेंगे सर असमान होगा। जब भी हमको YMC हमारा क्या है, तो पूरक रंग हो जाएगा। किसका पूरक है, तो रेड का पूरक सियान है, ब्लू का पूरक येलो है, ग्रीन का पूरक हमारा मैजेंटा है। लेकिन ये बनता कैसे है, तो मैंने बताया था आपको कि दो प्राइमरी के मिलने से सेकेंडरी, दो प्राइमरी के मिलने से सेकेंडरी, दो प्राइमरी के मिलने से सेकेंडरी। अब मेरे भाई लाल रंग है, ब्लू रंग है, जाहिर सी बात तो दोनों का तरंग दैर्ध्य तो अलग अलग होगा, दोनों का वेवलेंथ अलग अलग होता है। इसलिए असमान तरंग दैर्ध्य वाले रंगों को मिलाकर के हम लोग पूरक रंग प्राप्त करते हैं। तो मेरे भाई इस परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई कि आप सभी लोग का जो इंतजार था वो खत्म हो गया फाइनली। अब हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे और जो क्लासेस हैं वो आपको बराबर देते रहेंगे ताकि आप उसको बढ़िया तरीके से कर पाए। जैसे अगर हम बात करते हैं, आप यही देख लीजिए सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। ये प्राइमरी कलर में ये तीन चीज होता है, RBG जिसको रेड ब्लू ग्रीन कह दिए। उसके बाद सेकेंडरी कलर में आपका ये तीनों होगा, YMC जिसको हम लोग कह रहे थे। तो मेरे भाई येलो, मैजेंटा और सियान की हम बात कर रहे थे, उसी पर रिलेटेड हमारा है। लेकिन यहां देखिए रेड कलर का वेवलेंथ इतना है, ग्रीन कलर का वेवलेंथ इतना है, ब्लू कलर का वेवलेंथ इतना है। तो मेरे भाई रेड और ब्लू की बात कर रहे थे, मिला दिए तो दूसरा कलर हमारा मिल रहा था। यानी कि दो अलग अलग वेवलेंथ है कि नहीं है। वेवलेंथ को न्यूटन नैनोमीटर में भी हम लोग दिखाते हैं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। वैसे भी जो विजिबल स्पेक्ट्रम हमारा होता है, जो दृश्य प्रकाश होता है, उसका वेवलेंथ हमारा 380 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक हमारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आप देख लीजिए, कहता है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध हमारा क्या हो जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, अभी जस्ट क्वेश्चन हम कराए थे और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। परम शून्य तापमान पर बोला गया। मैंने एक बात मेरे भाई पिछले के क्वेश्चन में लिखा था कि जब हम सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं, जो हमारा सेमीकंडक्टर जो हमारा अर्धचालक होता है, हम उसकी बात करते हैं। अगर कोई सेमीकंडक्टर हमारा क्या बन जाता है, तो इंसुलेटर बन जाता है। मैंने आपको पीछे ही बताया था, कोई सेमीकंडक्टर अगर हमारा इंसुलेटर बन जाता है तो ये किस तापमान पर बनता है, तो 0 केल्विन पर बनता है। और 0 केल्विन को हम लोग क्या कहते थे, इसी को हम लोग परम शून्य तापमान कहते हैं, इसी को परम शून्य तापमान कहते हैं। और मेरे भाई परम शून्य तापमान 0 केल्विन होता है, तो परम शून्य तापमान 0 केल्विन भी आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको -273.15 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखना कि परम शून्य तापमान की अगर बात करते हैं तो ये आपका 0 केल्विन भी होता है, और यही 0 केल्विन कितने के बराबर, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर भी होता है। यानी कुल मिलाकर के आप ये देख लीजिए, इस तापमान पर हमारा कोई भी सेमीकंडक्टर क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। तो आपसे तो क्वेश्चन ऐसा ही कुछ पूछा है, और आप देखिए मेरे भाई कैसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा, ये तो हमने बता दिया। अगर मान लेते थोड़ा दिमाग लगाइए तो क्वेश्चन आपकी कितनी आसानी से बन जाएंगे। तो अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, आपसे मेरे भाई विद्युत प्रतिरोध पूछा है, तो कोई भी अर्धचालक इंसुलेटर बन जाएगा। और इंसुलेटर के कहने का मतलब इससे हमारा करंट पास नहीं करेगा, इससे विद्युत धारा पास नहीं करेगा, इससे विद्युत धारा हमारा पास नहीं करेगा, विद्युत धारा इससे पास नहीं, विद्युत धारा 0 हो जाएगा, इससे विद्युत धारा पास नहीं करेगा। जब विद्युत धारा पास नहीं करेगा तो उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी, इतना अधिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इतना अधिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उससे करंट हमारा पास नहीं करेगा। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ए सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज ए इंसुलेटर। एक सेमीकंडक्टर हमारा इंसुलेटर अगर बन जाता है तो किस टेंपरेचर पर, एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको हम लोग परम शून्य तापमान कहते हैं, 0 केल्विन कहते हैं, या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। याद रखना, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स इन द वेल। इतना आपको नहीं ध्यान रखना है, सीधा सा जो बात बताए उस पर काम करना है। तो मेरे भाई ये हमारा ये बन जाएगा, इस तापमान पर बन जाएगा। और इस इंसुलेटर की बात करते हैं, इसको कब हम लोग कुचालक कहते हैं। और जो कुचालक मतलब करंट को पास नहीं करने देगा, इसका मतलब जब करंट उससे पास नहीं होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका प्रतिरोध अनंत होगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर इसका अगर प्रतिरोध आपसे पूछा गया तो विद्युत प्रतिरोध इसका अनंत हो जाएगा, और आप सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। समझ में नहीं आ रहा है जल्दी से बताइए, फास्ट। जितने लोग लाइव देख रहे हैं बस देख रहे हैं कि क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है, एक बार जल्दी से मेरे भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, समझना गौर से, कौन सी गैस को ताजा तेल में, ये तो क्वेश्चन इजी है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि कौन सी गैस को ताजा तेल कहने वाला कोई भी ऑयल की हम बात करते हैं, ताजा तेल के नमूने को लंबे समय तक आप क्या कर सकते हैं? परिरक्षित कर सकते हैं, यानी प्रिजर्व कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। तो मेरे भंडारण के लिए, परिरक्षण के लिए हम लोग कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? तेल को प्रिजर्व करने के लिए। तो मेरे भाई जब भी तेल को प्रिजर्व करना होता है तो एक चीज आप समझ लीजिए, हमारे सामने यहां पर केमिकल प्रिजर्वेटिव दे रखा है, एग्जाम्पल देख रहे होंगे। अब इस केमिकल प्रिजर्वेटिव में हमारे कुछ क्या है, तो फूड प्रिजर्वेटिव दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा ये सब प्रिजर्वेटिव ही है जो कि खराब होने से बचाता है। जैसे आप देखते होंगे कि मान लेते हैं आप अचार बनाते हैं, उसमें नमक डालते हैं, अचार खराब होने से बच जाता है। आप चीनी डाल देते हैं, जो शुगर भी हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ये भी प्रिजर्वेटिव है, ये भी प्रिजर्वेटिव है। उसके बाद बेंजोइक एसिड भी प्रिजर्वेटिव है, ये भी प्रिजर्वेटिव, ये भी प्रिजर्वेटिव हमारा होता है। साथ ही साथ मेरे पे ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड्स और सल्फाइड्स भी प्रिजर्वेटिव होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रिजर्वेटिव होता है। जैसे कोका कोला हम पीते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा होता है जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है। हम लोग चिप्स खाते हैं तो चिप्स देखिएगा, चिप्स में हमारा क्या होता है, कहेंगे ऑक्सीडाइज नहीं करता है, चिप्स हमारा खराब नहीं होता, उसके अंदर में कार्बन नाइट्रोजन गैस भी हम लोग फिल कर देते हैं। तो मामला यह है मेरे भाई कि कौन सी गैस ताजा तेल के नमूने, जिस तरीके से ये प्रिजर्वेटिव का हमारा काम करे, सब प्रिजर्वेटिव याद रखना आपको, जिस तरीके से वो प्रिजर्वेटिव हमारा है वैसे ही ताजे तेल को आपको क्या करना है, हमारा ताजा तेल रहे उसमें कोई हमारा खराबी नहीं है, उसको भंडारण करने के लिए हम कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना मेरे भाई, इसमें हीलियम और नाइट्रोजन गैस का हम लोग क्या करते हैं, एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। इसको आप नोट करके लिख लेना, चूंकि क्वेश्चन हमारा आता है। कभी भी मेरे भाई प्रिजर्वेटिव के रूप में हमारा ऑक्सीजन इस्तेमाल हमारा नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा लेकिन ऑक्सीजन हमारा नहीं होता है, तो इसको तो ऐसे भी छांट सकते थे। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, बाद बाकी वो भी प्रिजर्वेटिव ही है। अब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन यहां पर है, इसके पर हम फोकस करके, एक विलियन में कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड्स आयन का सांद्रता कितना है और पीएच मान आपसे पूछा गया। देखो यहां हाइड्रोक्साइड्स आयन का सांद्रता आपको दे रखा है, तो एक चीज मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना है इसके बारे में रखा और क्या पूछा है उसके हिसाब से आंसर करना। हाइड्रोक्साइड्स आयन कहने वाला OH माइनस की हम बात करेंगे, और OH माइनस का है तो कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है, तो 1 × 10⁻⁻12 आपको इतना दे रखा है, इतना कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा क्या है, तो मेरे भाई आपसे पीएच मान पूछा, और पीएच मान के लिए फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग H+ की हम बात करते हैं, ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब यहां पर मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, और भी फॉर्मूला हमारे पास आता है, जैसे कि मान लेते हैं किसी को POH मान पता चल गया, और किसी को मान लेते हैं यहां पर पीएच मान अगर हमारा पता चल गया तो ये बराबर में 14 भी होता है। तो मेरे पास फॉर्मूला तो आपके पास बहुत सारे हैं और उस फॉर्मूला का आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहां पर हम फॉर्मूला का ही यूज करने वाले हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम आपसे ये ज्यादा बताना चाह रहे हैं मेरे भाई, हम पीओएच मान कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से, जिस तरह से ये फॉर्मूला होगा उस तरह से इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा, यहां से पीएच मान तो निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहां से पीओएच मान कैलकुलेट करेंगे, और जब पीओएच मान कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो जिस तरह से वो फॉर्मूला उस तरह से यही फॉर्मूला, बस यहां H+ है, यहां H है तो H+, यहां OH होगा तो OH- हो जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव लॉग के साथ हम लोग क्या करेंगे, तो OH- रख देंगे। अब मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, नेगेटिव लॉग हमारा तो हो गया, OH- का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। आप यहां पर माइनस में आप क्या करेंगे, 1 लिखिए ना लिखिए फर्क नहीं पड़ता है, 1 लिखिए ना लिखिए फर्क नहीं पड़ता, 10 के पावर हमारा कितना, तो -12 आप लिख दीजिए डायरेक्ट। अब मेरे भाई इस लॉग को सॉल्व करेंगे, जो पावर होता है 10 का ये पीछे चला जाता है और यहां पर हमारा ये बच जाएगा। तो फाइनली आप कहेंगे ये हमारा इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा कंप्लीट रूप से 12 हो गया, और 12 लॉग में हमारा कितना 10 हो गया। और याद रखना एक चीज, लॉग
10 की जो बेस होते हैं वो हमारा इतना होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। और ln की अगर हम बात करें इसका बेस e होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर कहीं पर log 10 मिल गया, समझ लेना कि उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, तो 1 होने वाली, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब है मेरे भाई कि अगर इस log की बात करेंगे तो ये log हमारा, इस log की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब ये 12 आ गया। तो pOH मान कितना आ गया, तो 12 आ गया। अब हमको पता चल गया कि pOH मान हमारा 12 है और pH मान हमको कैलकुलेट करना है, और यहां पर 14 है। तो बताओ pH मान नहीं निकल जाएगा? 14 में से 12 को क्या करोगे, घटा दोगे, और 14 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई pH मान कितना निकल करके आएगा, 2 आ जाएगा। और 2 तो ऑप्शन में नहीं है, 2 मेरे भाई इस ऑप्शन में है ही नहीं। सर साइंस 40 क्वेश्चन में 25 प्लस के अराउंड आता है, हमको भी 35 प्लस लाना है, कैसे आएगा? उसके लिए तो मेरे भाई लगातार आप मेरी क्लासेस को करते रहिए और दिखाएंगे आपको कैसे आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता है। अभी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने दीजिए, बाद में हम चर्चा करेंगे, उस पर भी आएंगे और कैसे क्या करना है। तो मेरे भाई ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये आंसर, इसके आंसर गलत दे रखे थे, तो सीधा कहेंगे ना तो ये आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी नहीं होगा। आंसर क्या करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे भाई इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो आपको ये होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पीएच मान पूछा गया था, लेकिन दे रखा था OH माइनस कंसेंट्रेशन आपको दे रखा था, ये दे रखा था पीएच मान पूछ रहा था। तरीका समझ गए कैसे निकालना है? ये तो बस हम फॉर्मूला के बारे में बात की कि फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला हमारा होता है और इस 2 फार्मूला को आप याद रखिएगा। और चूंकि दोनों फार्मूला का यूज हमारा हो जाता है, तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना इस तरीके से मेरे भाई। ये दोनों के दोनों जो फार्मूला है ना, ये आपके काम का है। ये दोनों का दोनों जो फार्मूला है ना, वो आपके काम का है। इस बात को आप किसी भी सूरत में ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो यहां से काम कर जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग पैटर्न पर बैठाते हैं, आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा होगा? ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। कौन सा अम्लीय लवण होगा, ये आपसे पूछा गया। इसमें से बताइए कि कौन सा लवण जो है हमारे अम्लीय होंगे, वो आपको बताना है, ठीक है? एक बार बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, जल्दी से एक बार फास्ट। अच्छे क्वेश्चन है और हम चाहेंगे मेरे भाई आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा। सबसे पहला चीज तो आप ये समझ लीजिए, अगर कोई एसिडिक सॉल्ट होता है, चलो हम थोड़ा सा बता देते हैं। अगर मान लेते कोई हमारा एसिडिक सॉल्ट होता है, कैसा सॉल्ट, तो एसिडिक अगर हमारा सॉल्ट अगर कोई होता है, इसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि एसिडिक सॉल्ट की अगर बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, या एसिडिक सॉल्ट की बात करते हैं, ये हमेशा मेरे भाई एसिडिक सॉल्ट से हमेशा क्या मिलता है, तो H+ आपको मिलेगा। ये H+ जब कभी भी आपको रिएक्शन में मिलेगा तो समझ लेना कि अगर ये टूटता है H+ अगर आपको देता है तो वो एसिडिक सॉल्ट ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करते हैं H2SO4 जो कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हमारा होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ, तो कहेंगे यहां पर NOH, इसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हमारा हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में ये क्या करेगा, तो कहेंगे रिएक्शन करके और फाइनली ये क्या करेगा, तो कहेंगे H2O का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ ये किसका निर्माण करेगा, तो NaHSO4 हमारा जो बनकर के आएगा, यहां पर NaHSO4 हमारा बनकर के आ जाएगा इस तरीके से। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि जैसे हम इसकी बात अगर हम कर रहे थे, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इसको अगर हम लोग यहां पर देखना चाह रहे हैं, तो ये चीज हमें क्या देगा, तो कहेंगे Na+ हमारा देगा, साथ ही साथ ये क्या देगा, H हमारा प्लस अलग हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा क्या होगा, तो कहेंगे SO4- हमारा अलग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें H+ अगर हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट के कैटेगरी में हमारा ये आएगा, ये एसिडिक सॉल्ट हमारा हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के तो आंसर हमारे ऐसे मिल गए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन। और ये हमारा बेसिक नेचर का होता है, केसियन हमारा कैसा होता है, हमारा बेसिक क्षारीय नेचर प्रकृति का होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे भाई, इसमें हाइड्रोजन तो हमारा मिल नहीं रहा है, तो ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर न्यूट्रल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, ना तो आपको H+ मिल रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट हम उसको कहते हैं जिसमें ना तो आपको H+ मिल रहा है, ना तो H+ मिल रहा है, और ना ही आपको उसमें क्या मिलेगा, तो OH- मिलेगा, उसको न्यूट्रल सॉल्ट हम लोग कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर किसी में H+ मिल रहा है, इसका मतलब एसिडिक सॉल्ट, किसी में OH- मिल रहा है, इसका मतलब बेसिक सॉल्ट कहलाता है। ये उसका तरीका है, उस हिसाब से आप करेंगे। तो मेरे इस क्वेश्चन के आंसर आपके सामने है। वैसे आप एक बात और जान लीजिएगा, ये तो तर्क है और तर्क के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, वो तो हमने आपको बता दिया। दूसरा तरीका आप ये समझिए, अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन, अगर स्ट्रॉन्ग बेस, मेरे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमारा प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार ही उसको काटेगा, तो वैसे केस में वो न्यूट्रल सॉल्ट देता है, हमेशा याद रखिएगा। और NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, आप पढ़ते हैं न्यूट्रल सॉल्ट NaCl, आपको लगता है कि सिर्फ NaCl ही न्यूट्रल सॉल्ट है, और न्यूट्रल सॉल्ट हम उसको कहते हैं जो H+ और OH- नहीं देता है। तो इसमें H+ OH- हमारा नहीं है। न्यूट्रल सॉल्ट क्या हमारा, ये न्यूट्रल सॉल्ट नहीं होगा, ये भी H+ और OH- नहीं देगा, ये भी न्यूट्रल सॉल्ट हमारा होगा। लेकिन न्यूट्रल सॉल्ट होने के लिए प्रबल और अप्रबल क्षार
प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का रिएक्शन होता है। तो जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेगा तो यहां पर लवण और जल की प्राप्ति होगी, लेकिन यहां पर न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। अब यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां पर वीक बेस हमारा है, तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों को क्या मिलेगा, तो कहेंगे यहां पर NH4Cl मिलेगा, यहां से H+ मिलेगा, इसलिए एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। यहां अगर देखिएगा तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा ना वो ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट हो जाता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट होगा, ऐसे भी आप कह सकते हैं रिएक्शन के बाद। और इसको अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई यहां पर आपको क्या मिलेगा इस तरीके से, तो ये हमारा बेसिक सॉल्ट हमारा OH- हमारा निकल करके यहां से आ जाएगा टूटने के बाद। और वीक एसिड और वीक बेस अगर होगा तो ये भी न्यूट्रल सॉल्ट हम लोग को देगा, क्योंकि मेरे भाई स्ट्रॉन्ग को अगर स्ट्रॉन्ग काटता है तो वीक को तो वीक ही काटेगा ना, तो वैसी परिस्थिति में न्यूट्रल सॉल्ट हम लोग को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, इसका मतलब वो हमारा एसिडिक सॉल्ट देगा। इस तरीके से भी आपको रिलेशन में याद रखना है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही हमारा निकल करके आ जाएगा। अगर दोनों वीक है इसका मतलब न्यूट्रल मिलेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हमारा होगा। इतना केस तो आप याद रख सकते हैं, बात बाकी और बात बता ही दी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये वाला जो क्वेश्चन आपका देख रहे हैं ये काम का चीज है और इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में आता है। और एक लाइन में आप जान लीजिए कि धातु जब कभी भी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है ना तो हाइड्रोजन गैस हमेशा बाहर करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। नहीं होता है तो मेरे भाई इस रिएक्शन को आप देखिए, अगर रिएक्शंस को अगर हम लोग देखते हैं तो मेटल जो हमारा धातु होता है वो एसिड के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो ये सॉल्ट का भी निर्माण करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हाइड्रोजन गैस को बाहर करता है। तो मेटल का रिएक्शन किसके साथ, तो मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ होता है, धातु का रिएक्शन अगर अम्ल के साथ होता तो ऑलवेज हमारा हाइड्रोजन गैस इससे बाहर निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर HCl के साथ करा दिया गया तो पता चला यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। ऐसे ही कैल्शियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दिया गया तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, 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 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये सब के सब क्या है, ये सब के सब धातु है, और ये सब के सब क्या है, एसिड है। तो मेरे भाई जब कभी भी धातु का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन गैस बाहर करता है। अब वही धातु हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकता है जो हमारा हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब मेरे भाई इस बात को बताइए, अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं चलो मैग्नीशियम हमारा हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर कर देगा, तो इसमें तो पॉसिबल है हमारा और ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉपर और प्लेटिनम की अगर बात करते हैं, ये दोनों लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ये कैसा होगा तो आप सीधा कहेंगे कि ये हमारा लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे, ये हमारा लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। इतना लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है कि हाइड्रोजन से भी इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो ये हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए कभी भी हाइड्रोजन के अगर ये एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर भी लेगा तो कभी भी हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए ये आंसर हमारे नहीं होंगे, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में भी रखना। इस तरीके से अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिक की बात कही गई है, और हम सभी लोग जानते हैं कार्बनिक कंपाउंड के बारे में, हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बनिक कंपाउंड हम किसको कहते हैं। मेरे भाई एक बात आप समझ लीजिए, जब कभी भी आपके सामने में कार्बनिक कंपाउंड की बात कही जाती है, अगर कोई भी कार्बनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बनिक कंपाउंड हमारा दो तरह का होता है। तो कार्बनिक कंपाउंड हमारा कितने तरह का होगा, तो कहेंगे दो तरह का होगा। तो एक तो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में होता है, एक हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में होता है, और दूसरा कार्बनिक कंपाउंड हमारा किस रूप में होगा, तो अनसैचुरेटेड होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एक हमारा सैचुरेटेड होगा, एक हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। लेकिन जब कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और ये अल्केन से रिलेटेड हमारा होगा। अगर अनसैचुरेटेड की बात अगर करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो फिर कार्बन कार्बन के बीच में हमारा क्या होगा कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कार्बनिक कंपाउंड जो हमारे होंगे, अगर हम उसकी अगर बात करते तो आपसे बोला गया असंतृप्त की बात कर रहा है, और असंतृप्त का मतलब अनसैचुरेटेड होता है। तो मेरे भाई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमारा हो सकता है। और एक बात याद रखिए ना, जब कभी भी तुम्हारे सामने में सिंगल बॉन्ड की बात करता तो ये अल्केन ग्रुप का हमारा होगा। ये किसका होगा, तो कहेंगे अल्केन ग्रुप का हमारा होगा, लास्ट में एन ई लगा हुआ रहेगा। डबल बॉन्ड होगा तो ये किससे रिलेटेड होगा, तो कहेंगे ये हमारा अल्कीन से रिलेटेड होगा, ई एन ई लगा हुआ रहेगा। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर अल्काइन कहेंगे। तो मेरे भाई मामला एकदम क्लियर हो गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात करते हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए हमारा या तो ई एन ई होगा, नहीं तो वाई एन ई होगा। तो आप यहां पर देख लीजिए, आपके सामने दे रखा है, यहां ए एन ई दे रखा है, नहीं होगा। यहां पर ए एन ई दे रखा है, नहीं है, तो अल्केन का हमारा ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। यहां ई एन ई दिख रहा होगा आपका, यही असंतृप्त होगा, और आप सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। आपका किसी भी सूरत में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे राइट हो जाएगा। बताइए मेरे भाई, इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए। और क्वेश्चन को इसी वे में आपको करना है। एक क्वेश्चन मेरे भाई मिसेल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, कई बार बीपीएससी इसको
रिपीट कर चुकी है, इसीलिए थोड़ा सा आप तैयार रहिएगा इस क्वेश्चन के लिए। मिसेल की जो संरचना होती है ना, आपके सामने उसकी संरचना है। मिसेल जो हमारा होता है उसकी संरचना आपके सामने में है मेरे भाई। और मिसेल कब बनता है? जब पानी और साबुन का झाग हमारा निकलता है ना, तब मिसेल की संरचना बनती है, तब हमारा मिसेल बनता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, यानी कहने का मतलब है, आप ये समझ लीजिए हमारा ये पानी है, ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा तेल है, ये हमारा क्या है तो मेरे भाई कहेंगे ऑयल पार्टिकल्स है, हमारा ये तेल का पार्टिकल्स है। और इसके ऊपर में हमारा क्या है, तो इसके ऊपर में हमारा साबुन के जो झाग है वो है। तो मेरे भाई और इधर हमारा क्या, तो वाटर है। तीन चीज आपको दिख रहा होगा, इधर हमारा पानी है, यहां पर हमारा कहेंगे साबुन का मॉलिक्यूल्स है, और अंदर में जो काला काला आपको लाइनिंग दिख रहा होगा ये हमारे क्या, तो यहां पर ऑयल के पार्टिकल्स हैं, ये पूरा का पूरा। मेरे भाई मिसेल कहने का मतलब है उसके दो भाग होते हैं, एक तो हमारा हेड होगा, एक तो हमारा टेल होगा। जो पतला पतला उसको टेल कहेंगे, जो मोटा इस तरह से गोलाकार है उसको हेड कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अगर ये हेड होगा तो जो सोप मॉलिक्यूल्स हेड वाला होता है उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, यह हाइड्रोफोबिक होता है। और जो टेल वाला होता है, जो पुछड़ी होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ हमारा क्या होता है, सोप मॉलिक्यूल्स। तो ये सोप मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये हमारा सोप मॉलिक्यूल्स का क्या है, तो कहेंगे हाइड्रोफिलिक है। दोनों में अंतर क्या है, तो ये हाइड्रोफोबिक हमारा है, और ये क्या है तो कहेंगे हाइड्रोफिलिक है। तो दोनों में अंतर नहीं है, आपके बीपीएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मेरे भाई आपको यहां पर ये चीजें दिख रही है ना, ये इसको हेड कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा हेड पार्ट होता है, और ये हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग टेल कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में कई बार आता है। ये जो हमारा हेड होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हाइड्रोफिलिक कहते हैं, याद रखना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक की हम बात करते हैं, ये हमारा हाइड्रोफिलिक हमारा हो गया। और अगर टेल की बात करते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर हाइड्रोफोबिक कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हाइड्रोफोबिक कहते हैं, याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन आपका बन जाना है, ठीक है। तो मेरे भाई ये कैसा होता है, तो कहेंगे इसका आकार सिंपल आपसे पूछा गया, तो ये जटिल गुच्छे की तरह होता है। याद रखना मेरे भाई, ये गुच्छा की तरह होता है, जटिल गुच्छा की तरह होता है, जैसा कि आपके सामने में आपको फोटो दिख रहा होगा। तो आप सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और जो चीजें मैंने आपको बताया इसको जरूर याद रखिएगा, टेल और उसके बारे में पूछता है। ये क्वेश्चन तो सबके लिए मेरे भाई आसान सा क्वेश्चन है। हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होता है। और बाहरी कक्षा का जो हमारा होता है, इस बाहरी कक्षा में कौन भाग लेता है, तो कहेंगे बाहरी कक्षा में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमारा होता है, ये इस तरह से चक्कर लगाते रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहता है। कभी इस कक्षा में, इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वहां चक्कर लगाएगा, इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा यहां चक्कर लगाएगा। और याद रखना मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो उसमें एनर्जी कंजर्व रहता है, ना तो इधर भागेगा ना तो अंदर भागेगा। वो कौन बोला था, तो वो हमारा बोर्स, नील्स बोर ने कहा था। और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो कांस्टेंट एनर्जी के साथ चक्कर लगाता है, यानी कि एनर्जी का कभी भी लॉस या गेन नहीं होता है। तो मेरे भाई हम लोग सीधा कहेंगे यहां पर कौन सा गलत है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रोटॉन पर मेरे भाई कैसा चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज। तो एक प्लस है एक माइनस है, जाहिर सी बात है दोनों क्या हो जाएगा, तो कहेंगे न्यूट्रल कर देता है इस तरीके से, और इसलिए विद्युत रूप से उदासीन उसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। हम लोग जानते हैं कि मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास से, इस बात को ध्यान रखना। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर सही, आपसे गलत ढूंढने को कह रहा है। आगे ध्यान रखना कि परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या से होती है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि कोई भी अगर हमारा एलिमेंट होता है उसकी जो परमाणु संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है, तो ये जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या पर डिफाइंड होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के योगफल पर डिफाइंड होता है। तो परमाणु संख्या किस पर, तो कहेंगे तत्व के प्रोटॉन के परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, इस पर हमारा होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर अगर करेंगे तो क्वेश्चन के आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर एक बार मेरे भाई मिला लेते हैं। इसका एक स्टेटमेंट हमारा यहां पर जो है ये गलत हो जाएगा, सॉरी यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमको लग ही रहा था यहां पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। क्वेश्चन को समझते हैं, कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो हमारा गलत है। नाभिक के अंदर जो हमारा होता प्रोटॉन और नाभिक के चारों ओर, देखो नाभिक के चारों ओर बोला है मेरे भाई, नाभिक हमारा ये है, नाभिक के चारों ओर हमारा कक्षा में चक्कर लगाता है वो कौन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। उपस्थितिकरण परमाणु विद्युत रूप से कह रहा है कि उदासीन हमारा होता है। लेकिन एक बात तो सही है कि विद्युत उदासीन हमारा तभी होगा जब दोनों के चार्ज आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जो चार्ज होता है एक पर हमारा पॉजिटिव तो एक पर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होता है, और एक पॉजिटिव एक पर नेगेटिव होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। और चार्ज
फोर्स का वैल्यू भी अलग अलग होता है, इसलिए ये हमारा न्यूट्रल नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा। ये उदासीन होता है, जो कि गलत बोल दिया है, ये उदासीन नहीं होगा क्योंकि वैल्यू दोनों का अलग अलग होता है, इसलिए गलत है, तो गलत को ढूंढना था, ये आंसर करेंगे। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे चलते मेरे भाई, यहां पर हमारा इस तरीके से था, इसके बारे में तो आपको बता ही दिया। आगे चलते हम लोग, आगे चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि समस्थानिक की बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि समस्थानिक हमारा कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन के कितने आइसोटॉप्स हैं मेरे भाई? तो आपको ध्यान रखना, कार्बन का हमारा 3 गो आइसोटॉप्स हमारा होता है। लेकिन जो कार्बन के आइसोटॉप्स हमारे होते हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें एक चीज आपके काम का हम लेकर के आए, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछता है मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना कि कार्बन के जो आइसोटॉप्स होंगे वो C12, C13 और C14 होगा, जिसकी द्रव्यमान संख्या 12, 13, 14 दे रखा, परमाणु संख्या तो 6 ही होना है, तभी तो वो आइसोटॉप्स होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जब कभी भी आपको कार्बन की बात करें, उसकी कितने आइसोटॉप्स होंगे, तो कहेंगे हमारा 3 गो आइसोटॉप्स होगा, 12, 13 और 14 होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि जो कार्बन डेटिंग में भाग लेता है वो हमारा C12 और C14 ही हमारा भाग लेता है। कौन भाग लेता है? तो कहेंगे C12 और C14 ही भाग लेता है। जो आइसोटॉप्स हैं ये कार्बन डेटिंग में हमारा यही भाग लेता है, और यही क्या करता है? जीवाश्म की आयु का पता लगाता है। इसी से जीवाश्म की आयु का पता चलता है। इसी से मेरे भाई किसके बारे में पता चलता है? तो जो जीवाश्म की आयु है, जीवाश्म की जो आयु है, आयु का पता हमारा इसी से लगता है। और दूसरी बात, C13 जो होता है ये हमारा स्थिर समस्थानिक होता है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग जीवाश्म का पता लगाने में नहीं करते, उसकी आयु का पता लगाने में नहीं करते हैं, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ है, कार्बन के 2 समस्थानिक अनुपात निर्धारण के लिए जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है, जिसमें हमारा शामिल है C12 और C14, और C12 और C14, और C14 हमारा एक रेडियो सक्रिय तत्व भी होता है। C14 हमारा क्या? तो रेडियो सक्रिय तत्व भी होगा। लेकिन याद रखना मेरे भाई, जीवाश्म का पता लगाने के C12 और C14 ही हमारा होता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारित करने की इस तकनीक को क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग कहते हैं। कार्बन डेटिंग एक ऐसा तकनीक होता है जो जीवाश्म के आयु का पता लगाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए हम लोग जाएंगे, तो समस्थानिक C14 के बारे में आपसे पूछा गया, और 12 और 14 क्या करता है? तो कहेंगे जीवाश्म की आयु का पता लगाता है। तो 12 और 14 जीवाश्म की आयु का निर्धारण करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 13 फिर नहीं करता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये आपको पता चल गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपके सामने दे रखा है कि खीरे को काट करके, जो खीरा हम लोग खाते हैं सैलेड वगैरह के बारे में, सैलेड के रूप में, तो खीरा को काट करके यदि उस पर आप नमक डालते हैं तो देखते होंगे से पानी बाहर आने लगता है। मान लेते हैं आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, तो आप खीरा की कटिंग करते हैं, लेकिन उस पर नमक नहीं छिड़कते हैं। नमक कब छिड़कते हैं? जब आपको सैलेड देना होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि आप आधा घंटा पहले ही पानी मिला, नमक छिड़क दीजिएगा तो पानी पानी हो जाएगा, सैलेड का टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई होता क्या है कि जो खीरा होगा उसके अंदर तो पानी हमारा होता है, उसके अंदर हमारा पानी होता है, उसके अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। जैसे ही आप नमक छिड़कते हैं तो उससे ऑस्मोसिस होता है, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हमारा पानी बाहर निकलने लगता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये खीरा है, इस खीरा पर नमक जब छिड़क दिया गया तो यहां पर जो प्रोसेस हमारा होता है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। यहां पर क्या होगा? कहेंगे इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहां पर ऑस्मोसिस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और ऑस्मोसिस हमेशा हायर कंसंट्रेशन से किधर होगा? तो कहेंगे यहां पर जो हायर कंसंट्रेशन हमारा होगा, इससे हमारा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारा क्या होगा? तो वो बाहर निकलने लगता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हमारा ऑस्मोसिस हो जाता है। तो मेरे भाई जब कभी भी खीरा की कटिंग करते हैं, उससे हमारा पानी बाहर निकलने लगता है, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में परासरण कहा जाता है। आप सीधा कहोगे इस क्वेश्चन के आंसर हमारे क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। लेकिन इसमें एक बात और जान लीजिए, आपके सामने में यहां पर एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करता है, तो एक बात आप जान लीजिए, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हमारा होता है कब? तो कहेंगे ये हमारा ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर होता है। ये लोअर से हमारा लोअर कंसंट्रेशन से ये किधर होगा? तो कहेंगे लोअर से हमारा ये किधर होगा? तो हायर में होता है। लोअर कंसंट्रेशन से ये किधर होगा? तो कहेंगे जब लोअर कंसंट्रेशन से हमारा हायर कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना मेरे भाई, किसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हम कहते हैं। और लोअर से लो से अगर हाई में आपको अगर भेजना है, तो इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसमें एनर्जी आपको चाहिए होता है। लेकिन मेरे भाई अगर हम पैसिव की अगर बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं, तो ये हमारा हायर, उसी का जस्ट उल्टा होता है। इसमें हायर कंसंट्रेशन से हमारा क्या होगा? तो कहेंगे लोअर में हमारा जाता है। और जब हायर से लोअर कंसंट्रेशन में हमारा जाएगा, तो मेरे भाई इसमें किसी भी एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट हमारा
नहीं होता है। इसमें किसी भी एक्स्ट्रा एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमारा नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोनों में अंतर बस इतना ही है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट करके इस तरह से पूछता है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाद बाकी मेरे भाई जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि जो प्लांट वगैरह जो होते हैं, जो प्लांट हमारे होते हैं, उस प्लांट की जड़ जो होती है वो मिट्टी में जो पानी होता है मिट्टी के अंदर, वहां से पानी को खींचती है। तो जड़ें जो पानी खींचती है वो किस प्रोसेस से खींचती है, तो उसको भी ऑस्मोसिस ही कहते हैं। वहां पर भी हमारा ऑस्मोसिस ही होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे प्रैक्टिस के लिए तो एक और चीज हमारा चलता है। हमको लगता है कि मैक्सिमम बच्चे इसमें से जो देख रहे होंगे, बहुत बच्चे इसमें से क्लासेस कर ही हो रहे होंगे। नियुक्ति बैच की क्लासेस वो वैसी क्लासेस है जो कंप्लीट प्रैक्टिस कराई जाती है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिलेगा, इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी चल रहा है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग मिलेगा, साथ ही साथ मिसलेनियस क्वेश्चन हमारा चलता है। यानी थ्रू आउट अगर आप देख लीजिएगा, नियुक्ति बैच एक ऐसा बैच है जिसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन कंबाइंड करके हम देते हैं। और मेरे भाई अगर कोई नियुक्ति बैच लगातार अगर कर रहा है तो सिलेक्शन के लिए मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, जो कि क्लासेस ऑलरेडी पहले से हमारा चल रहा है। इस क्लासेस को भी कंटिन्यू करना है, जो भी बच्चे नहीं कर रहे हैं श्योर करना चाहिए। आगे चलते हैं, ये डेटा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका गलनांक ज्यादा किसका गलनांक कम हो। जैसे हमारा लोहा का गलनांक 1550 डिग्री सेल्सियस होता है, 1550 डिग्री सेंटीग्रेड जब गर्म करेंगे तो लोहा पिघल जाता है। वैसे सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन का जो हमारा होता है वो भी, उसका भी कुछ वैल्यू होता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, इसका तो डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम बोरोन की बात करते हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है वो कितना होता है, गलनांक बिंदु कितना होता है, तो याद रखना 2076 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर लोहा की बात करते हैं तो ये हमारा याद रखना 1535 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है। इसी तरीके से अगर हम यहां पर सिलिकॉन की अगर बात करते हैं तो ये हमारा 1414 डिग्री सेल्सियस पर हमारा इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है। तो मेरे भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी हमारे अलग अलग पदार्थ हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कहेंगे अलग अलग होता है, ये बात आपको ध्यान है। लेकिन आपसे पूछा कि किसका सबसे उच्च गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इन सब में से अगर आंसर करना तो आप बोरोन के साथ जाएंगे। और ये मेल्टिंग पॉइंट वाला जो वैल्यू है ना, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। जितने भी पदार्थ हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट अपना अपना होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बोला गया कि बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर हमारे यहां पर होंगे। कह रहा है कि बताइए कि ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं, उसमें प्रयुक्त होने वाले अवयव विनिर्माण में कार्बन तंतु का प्रयोग करते हैं, कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेटमेंट मेरे भाई बिल्कुल राइट है। और ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट में हम लोग कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन फाइबर का रिसाइकलिंग भी हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर कह रहा है कि यहां पर रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि रिसाइकलिंग होगा, यह कह रहा है कि रिसाइकलिंग हमारा नहीं होगा, जो कि गलत है। तो मेरे भाई ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट हो जाएगा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर दे रखा है अश्रु गैस, जिसको टीयर गैस हम कहते हैं। और आपको पता होगा कि जो टीयर गैस हमारा होता है, जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहां पर भीड़ को कंट्रोल करने के इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो भीड़ को अगर कंट्रोल करने की अगर बात करते हैं तो एक लाइन में समझ लीजिए, वीर को कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, तो टीयर गैस का इस्तेमाल करता है। और इस टीयर गैस में क्लोरीन मिला होता है, इसका मुख्य घटक मेरे भाई क्लोरीन होता है। और यही क्लोरीन क्या करता है, इचिंग करता है, आंखों में क्या करेगा, तो इचिंग करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और लोग क्या करते हैं, तो अपने आप साइड हो जाते हैं, भीड़ से हट जाते हैं। तो ये खास करके मेरे में पुलिस लोग इसका इस्तेमाल करता है। भीड़ भाड़ इलाके में जब भीड़ भाड़ को कंट्रोल करना होता है तो इसी को छोड़ देता है, हमारी आंखों में पड़ेगा तो आंख में इचिंग होगा, हम लोग खुद बाहर हो जाते हैं। तो वैसे केस में इसमें मुख्य घटक के रूप में क्लोरीन हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो अमोनिया नहीं होगा, क्लोरीन हम लोग राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है ये हमारा राइट हो जाए। कुछ कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है ना वो आपको गलत दे रखे हैं, तो आपको यहां से सुधार कर लेना है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने में दे रखा है मेरे भाई, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है लेकिन केमिकल्स के बारे में पूछा गया है। कह रहा है कि कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी, प्रतिकर्षी मतलब मच्छर भगाने का काम करता है, प्रतिकर्षी का मतलब होता है मेरे भाई कि उसको भगाने की हम बात कर रहे हैं। तो कौन सा हमारा मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, रिपेलेंट मतलब उसको भगाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, मच्छर को भगाने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं। तो इसमें से याद रखना मेरे भाई, हम लोग पायरेथ्रम जो केमिकल्स होता है ये मच्छर को भगाने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। जो आप लिक्विड वगैरह में हमारा पायरेथ्रम हुआ रहता है तो हम लोग यूज करते हैं घरों में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये केमिकल्स हमारा यूज होता है। कई बार इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं और ये आपको पूछ लेता है। एक लाइन में बस इतना ही याद रख लीजिएगा। ये हमारा इस तरह से पायरेथ्रम के बारे में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है। और अगर मेरे भाई एफेड्रीन की बात करते हैं, हाइपर टेंशन वगैरह को कम करेंगे इसका इस्तेमाल करते हैं। एक लाइन मेरे भाई यहां पर आप देख लीजिए, कीट विकर्षक जिसे आमतौर पर बग स्प्रे या फिर बग डिटरेंट भी कहा जाता है,
त्वचा, कपड़े या अन्य सतहों पर लगाया जाता है एक पदार्थ है जो कीड़े के समान रूप से हमारा आर्थ्रोपोडा से, आर्थ्रोपोडा मतलब कीट, आर्थ्रोपोडा में सभी कीट आ जाता है, तो उसकी के बारे में ये सब चीजें लिखी गई है। आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, बाद बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं, जो काम का चीज है उसके बारे में हम चर्चा कर दिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने में है, ये तो आपको याद रखना, किस प्रकार की एपिथेलियम टिश्यू की बात कर रहा है मेरे भाई, किस प्रकार के एपिथेलियम उत्तक आहार नली के अस्तर अथवा फेफड़े की कोपिका के वर्णात्मक परागम झिल्ली द्वारा पदार्थ के संवहन की अनुमति देता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अच्छा एक बात बताइए मेरे भाई, एपिथेलियम टिश्यू की अगर बात करते हैं तो आपके सामने में ये सारे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हमने चर्चा किया है, तो ये सब एपिथेलियम टिश्यू है। सबसे पहला एपिथेलियम टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, एक तो हमारा सिंगल स्क्वामस होता है, दूसरा हमारा सिलेटेड कॉलमनार होता है, तीसरा हम लोग कहेंगे सिंपल क्यूबाइडल हमारा होता है, और चौथा याद रखना मेरे भाई कि सिंपल हमारा कॉलमनार एपिथेलियम भी होता है। आपको मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि ये हमारा क्या है, आप यहां पर देख रहे होंगे जो हमारा जो लंग्स होता है ना, ये हमारा ट्रैकिया जो हमारा लंग्स होता है, सॉरी हम कहेंगे ये हमारा लंग्स का ही पार्ट होता है, ये लंग्स हमारा है ना, तो लंग्स की जो बाहरी झिल्ली वगैरह होती है सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। ये लंग्स फेफड़ा हमारा है, तो फेफड़ा की बात कर लेते हैं या फिर जो नली होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये दोनों के दोनों जो बाहरी आवरण होते हैं वो सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का ही बना होता है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं, ये आप देखते होंगे जो हमारा फीमेल वगैरह का जो पार्ट यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है उसमें हमारा जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसको सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू के नाम से जानते हैं, और ये चीजें मेरे भाई हमारे लंग्स में भी होता है। अगला हमारा सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं, जो हमारा किडनी होता है उसकी जो बाहरी परत होती है हमारा इसी का बना होता है। नाम आपको याद रखना, स्टमक के लिए आपको दे रखा है। तो एक चीज आप समझ लीजिए मेरे भाई, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसके हिसाब से यहां पर तो फेफड़ा की बात कर रहा है, यहां पर आपसे फेफड़ा की कोपिका में वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा पदार्थों का संवहन की अनुमति देता है, और साथ ही साथ यहां पर बोला कि आहार नाली के अस्तर की भी बात कर रहा है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर हम फेफड़ा की लंग्स, इसके अंदर जो आपका ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसमें गैस एक्सचेंज वगैरह होता है, इसी से गैस पास करता है, ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है। याद रखना मेरे भाई ये हमारा सिंपल स्क्वामस थैलियम यहाँ पर टिश्यू का बना होता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इस क्वेश्चन का अगर आंसर करना होगा तो क्या करोगे, तो आप सीधा कहोगे सर सिंपल स्क्वामस हमारा क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू। हमारा एपिथेलियम टिश्यू कहने का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उसकी जो बाहरी परत होती है, जो आंतरिक परत होती है, वो इसको हमारा एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। लेकिन अलग अलग जो ऑर्गन्स होंगे उसमें अलग अलग हमारे क्या होते हैं, तो वो टिश्यू मौजूद होते हैं। कम से कम वो 4 को जो बताएं उसको आप याद रख लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा। ये 4 को आपको याद रखना, किसमें कौन सा होगा वो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये तो याद रखना पड़ेगा। 1838 ईस्वी में किसने पादप कोशिका की संरचना, जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उसकी प्लांट सेल की जो संरचना और उत्पत्ति के बारे में मेरे भाई चर्चा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया था, उनका नाम था मेरे भाई स्लाइडन नाम आपने सुना होगा, स्लाइडन और स्वान आपको याद होगा। तो ये 1838 ईस्वी में इन्होंने दिया था। रुडोल्फ विर्चो ने मेरे भाई आप कहेंगे मॉडर्न जो हमारा सेल थ्योरी दिया था वो विर्चो ने दिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किसे पादप जगत का हम लोग उभयचर कहते हैं। एक बात बताइए, अगर पादप जगत का आपसे उभयचर बोला गया है तो इसमें मेरे भाई दिक्कत कहां है। हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम पादप जगत की अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर पादप जगत की बात करते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में आता है कि पादप जगत में अगर हम लोग देखते हैं जो हमारा प्लांट होता है उस प्लांट में हमारा क्या होता है, हमारे पादप की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, एक तो हमारा बिना फूल वाला पौधा होता है, एक तो फूल वाला पौधा होता है। तो एक को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा बिना फूल वाला पौधा होता है, और एक एक बच्चे को ये बात पता होगा, एक हमारा बिना फूल वाला पौधा होगा और दूसरा हमारा कैसा होगा, दूसरा हमारा सिंपली कहेंगे हमारा फूल वाला पौधा होगा। तो एक हमारा बिना फूल वाला पौधा, दूसरा हमारा फूल वाला पौधा होता है। लेकिन जो बिना फूल वाला पौधा होता है ना, इसी में हमारा आता है कौन सा, तो इसी में हमारा आता है थैलोफाइटा, याद रखिएगा इसी में आता है थैलोफाइटा की हम बात कर लेते हैं। इसी में आता है क्या, तो कहेंगे हम लोग यहां पर ब्रायोफाइटा की हम बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम लोग कहेंगे यहां पर हमारा टेरिडोफाइटा भी हमारा शामिल होता है, इसी में टेरिडोफाइटा भी हमारा शामिल होता है। तो मेरे भाई एक बात आप जान लीजिए कि जो ब्रायोफाइटा होता है इसी को प्लांट का उभयचर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट का उभयचर कहते हैं, ये बात आपको याद रखना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा प्लांट का उभयचर कहलाता है। ये प्लांट का उभयचर है, ये जल और स्थल दोनों जगह देखने को मिलता है, उभयचर होता है। और इसको हम लोग प्लांट का सरीसृप कहते हैं, टेरिडोफाइटा को। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, तो आप
आपको ध्यान रखना है, ये प्लांट का सरीसृप कहलाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, फैलने वाला, जमीन पर फैलता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसी ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स के अंदर ही हमारा क्या आता है, तो ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं इसी के अंदर हमारा लीवर वर्ट वगैरह भी आता है। ये देखिए ब्रायोफाइट्स आपको दे रखा है ना, तो ब्रायोफाइट्स में मेरे भाई यहां पर हमारा हॉर्नवर्ट भी आता है, लीवर वर्ट भी आता है और मॉसिस भी आता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आपके सामने में है, इसको हम लोग हॉर्नवर्ट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा हॉर्नवर्ट्स है, ध्यान रखना, प्लांट का नाम है। ये हमारा क्या तो कहेंगे, इसको लीवर वर्ट कहते हैं। ये हमारा क्या तो कहेंगे, यहां पर हमारा लीवर वर्ट्स है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो मॉसिस हमारे होते हैं, जो पानी के अंदर हमारा होता है, ये जो मॉसिस होते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये सब ब्रायोफाइट्स ही हमारे हैं। अब मामला ये है कि पादप जगत के उभयचर के नाम से जिसको जाना जाता है, तो पादप जगत का जो उभयचर हम जिसको कहते हैं उसको ब्रायोफाइट्स कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, तो ब्रायोफाइट्स कहते हैं। और इसी ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत हमारे क्या आएंगे, तो मेरे भाई लीवर वर्ट भी हमारे आ जाएंगे, इसी के अंदर हमारा ये भी आ जाएगा। मुझे लग रहा है मेरे भाई कि प्लांट जगत का जो उभयचर हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। और ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत ये आता है ना लीवर वर्ट हमारा। जिम्नोस्पर्म तो होगा नहीं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म हमारा ये हमारा होता है जिसको फूल वाला पौधा कहते हैं। तो जो फूल वाला पौधा होता है इसमें हमारा क्या आता है, इसी में हमारा जिम्नोस्पर्म आता है और इसी में हमारा एंजियोस्पर्म आता है। आवृत बीजी और अनावृत बीजी हमारा इसी में आता है, जिसमें फूल होता है, बीज होता है। लेकिन आपसे मेरे भाई यहां पर बोला गया था कि कौन सा हमारा, इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है वो ब्रायोफाइट्स आपका दे रखा है, लेकिन लीवर वर्ट भी तो हमारा इसी के अंतर्गत आता है। लीवर वर्ट भी तो हमारा इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन प्लांट का जो उभयचर हमारा होगा तो हम, मुझे लग रहा है कि लीवर वर्ट भी इस क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। ये दोनों इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत ही हमारा ये आता है। ये चलो नहीं होगा तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो क्या हमारा एप्रोप्रिएट आंसर, जो सही आंसर होना चाहिए, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ जाएंगे, तब तो डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप आंसर मेरे भाई तब डी आप करोगे। वैसे पादप जगत का जो हमारा उभयचर कहते हैं वो हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग यहां पर ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। उसी के अंतर्गत लीवर वर्ट्स भी हमारा आता है। आगे चलते हैं, वृक्ष की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े रंगीन धब्बे कहलाने वाली सहजीवी रूप को बता रहा है। मेरे भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सहजीवी जीवों के रूप का एक उदाहरण होता है। तो एक बात आप समझ लीजिए, सहजीवी का मतलब होता है क्या। अगर सहजीवी की बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर से मेरे भाई, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर आ ही जाएगा। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर आ ही जाएगा, तो चूंकि ऑप्शन में दे रखा है तो उसको भी तो लेकर के चलना है, उसको भी तो लेकर के चलना है, इसलिए दोनों को टिक आउट करेंगे। वैसे क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई ये 5 ऑप्शन बनाया जाता है, जिसकी वजह से उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना 4 ऑप्शन रहता तो ब्रायोफाइट्स ही सिर्फ टिक आउट करते हैं। अगर 5 ऑप्शन है तो एक से अधिक लेकर के आपको चलना ही पड़ेगा उस क्वेश्चन का। अब यहां पर मेरे पास सहजीवी संबंध अगर कोई देता तो कौन देता, तो कहेंगे लाइकेन देता है। वो कौन देगा, तो सीधा कहेंगे लाइकेन की हम बात करेंगे। क्योंकि मेरे भाई एग्रेट्स की अगर बात करते हैं तो ये जो बगुला होता है उसकी बात करते हैं। ये पक्षी है, ये क्या है, तो कहेंगे पक्षी है। अब देखे होंगे ये पक्षी पानी के अंदर मछली पकड़ता है। ये मछली क्या करता है, तो मछली मेरे भाई मछली खाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये क्या खाता, तो कहेंगे यहां पर मछली खाने वाला हमारा मछली खाता है, ये मछली खाने वाला हमारा पक्षी होता है। इसी को ना आप देखते होंगे बगुला जो होता है, पानी में देखते होंगे बगुला रहता है, उसी को एग्रेट्स कहते हैं। कहेंगे ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई ये हमारा कीट होता है। ये क्या है, तो कहेंगे ये हमारा कीट होता है, और ये हमारा कीट होता है, इस बात को ध्यान रखना। और फल वगैरह से हमारा क्या, तो रस चूसता है। लेकिन लाइकेन की बात करते हैं तो लाइकेन सहजीवी संबंध देता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम लाइकेन की बात करते हैं तो लाइकेन हमारा कैसा, तो लाइकेन मेरे में ध्यान रखना है शैवाल और कवक का ये सम्मिलित रूप होता है। तो हम शैवाल की बात करते हैं और कवक की बात करते हैं। शैवाल और कवक का ये सम्मिलित रूप माना जाता है। शैवाल क्या करेगा, तो भोजन बनाता, कवक क्या करता, उसको रहने का जगह देता, तो दोनों को फायदा हो जाता है। तो मेरे भाई जब दोनों को फायदा होगा तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। इसी को हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, सहजीवी संबंध के जो एग्जांपल्स हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लाइकेन, तो चलो ये तो आपको पता चल गया कि लाइकेन होगा। इसके अलावा मेरे भाई जितने भी आप देखते होंगे फलीदार पौधे की अगर बात करते हैं, नाम आपने सुना होगा कि जो भी हमारे फलीदार पौधे होते हैं, तो जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, तो फलीदार पौधे और साथ ही साथ राइजोबियम बैक्टीरिया, फलीदार पौधे और साथ ही साथ राइजोबियम बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया की हम फलीदार पौधे और राइजोबियम बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं, ये दोनों एक साथ हमारा, हम कहेंगे ये सहजीवी संबंध हमारा देता है। और ऐसे करके और भी लाइकेन में तो आपका शैवाल और कवक आपका आ ही जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये भी चीज आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। और भी हमारा माइकोराजा में भी हमारा होता है, ध्यान रखना, माइकोराजा में भी सहजीवी संबंध ही हमारा होता है, उसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, कहता है मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको करके बताना। बताइए तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। कहता है किस प्रक्रिया के द्वारा टेडपोल एक वयस्क मेढक के रूप में हमारा होता है। तो किस प्रक्रिया टेडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। तो हम लोग जानते हैं मेढक में कायांतर होता है, इसको हम लोग मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या जानते हैं, जो मेढक होता है वो अंडा देता है पानी में, वही हमारा लार्वा बनता है, वही हमारा मछली की तरह दिखने लगता है, टेडपोल जिसको कहते हैं लार्वा अवस्था में। और फिर वही हमारा क्या थोड़ा सा अलग पुछरी निकल जाता है, उसके बाद फिर हमारा एडल्ट फ्रॉग बनता है। ये इसका साइकिल चलता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि टेडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है, तो मेरे भाई ये टेडपोल है और यही क्या बन गया, तो एक हमारा वयस्क मेढक बन गया। तो ये जो साइकिल हमारा चल रहा है इसी को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, इसी को कायांतर कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कुपिका के बारे में आपने सुना होगा मेरे भाई, एल्बुलाई जो कुपिका हमारा होता है, और हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा एल्बुलाई होता है और ये इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को कुपिका कहते हैं। और जो एल्बुलाई हमारा होता है ये हमारे लंग्स का भाग होता है, हमारे फेफड़े का भाग होता है। और इसी एल्बुलाई पर गैस का आदान प्रदान होता है। इसी पर गैस का क्या होता है मेरे भाई, तो गैस का आदान प्रदान होता है। गैस का आदान प्रदान हमारा यहीं पर होता है। तो गैस का आदान प्रदान हमारा कहां होता है, कहेंगे हमारा एल्बुलाई पर होता है। गैस का आदान प्रदान कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा हमारा किसमें, तो ऑक्सीजन में बदल जाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फेफड़ा होता है वो अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में परिवर्तित कर देता है इस तरीके से। तो मेरे भाई कोपिका हमारा डैश के भीतर गुब्बारे जैसी संरचना होती है, ये गुब्बारे जैसे एकदम छोटा छोटा संरचना होता है, आप अपने नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे कोपिका को। मेरे भाई ये कहां का भाग है, क्योंकि हमारे फेफड़े में होता है। और फेफड़ा दोनों तरफ होता है, लेफ्ट साइड भी होगा राइट साइड भी हमारा होता है। ये इसका एग्जांपल्स यहां पर नहीं दे रखा है, ये दूसरा फोटो यहां पर लगा दिया है कोपिका का, ये फोटो यहां का नहीं है। एक्चुअली में ये ग्लैंड जो हमारा बताना था वहां का ये क्वेश्चन है, यहां का ये क्वेश्चन हमारा है। वो 33 नंबर जो क्वेश्चन हमारा यहां का, चलो हम यहां डिस्कस कर देते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं मेरे भाई स्वेट ग्लैंड के बारे में, आपने सुना होगा जिससे पसीना आपका बाहर निकलता है, श्वेत ग्रंथि जिसको आप कहते हैं। तो स्वेट ग्लैंड की अगर बात करते हैं, दो तरह का ग्रंथि हमारा होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग यहां पर कहेंगे एक्राइन ग्लैंड हमारा होता है। एक को हम लोग क्या कहें, एक को हम लोग यहां पर एक्राइन ग्लैंड के, ये दो तरह का हमारा होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये कितने तरीका का हमारा होगा, तो ये हमारे दो तरीके का होता है। एक तो हमारा एक्राइन होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, एप्रोक्राइन होता है। याद रखेंगे ये एपोक्राइन की हम बात करते हैं। एक तो हमारा एक्राइन होगा, दूसरा हमारा एपोक्राइन ग्लैंड हमारा होता है। और ये क्या करता है, तो मेरे भाई पसीना को सिक्रेट करने में हेल्प करता है। पसीना को क्या करता है, तो बाहर निकालता है। और पसीना हमारा क्या उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हमारा बाहर निकलता है हमारे शरीर से। तो ये पसीना उत्पन्न करने वाला ग्रंथि होता है, स्वेट ग्लैंड का पार्ट है। ये फोटो कैसे इसमें लगा दिया, उल्टा पुल्टा फोटो लगा दिया है। ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा फोटो जो बना दिया है, इसका फोटो मेरे भाई यहां पर दे रखा था। छोड़ो, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, मानव हृदय की शारीरिक संरचना की अगर बात करते हैं, कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक संरचना में हमारा संबंधित है। मेरे भाई एक बात बताइए, हम हार्ट की अगर बात करते हैं तो हमारे हार्ट में ये तो ब्रेन का पार्ट है। ये हमारा किसका पार्ट कहेंगे, ये तो ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन का पार्ट है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एरोटा हो जाएगा। एरोटा से मेरे भाई हम लोग जानते हैं, हमारा जो एरोटा की अगर हम बात करते हैं, तो एक बात आप जान लीजिए कि ये जो हमारा एरोटा होता है, इससे हम लोग कहते हैं कि शुद्ध रक्त हमारा क्या होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। अगर हम शुद्ध रक्त की अगर बात करते हैं, तो ये शुद्ध रक्त पूरे शरीर में, शुद्ध रक्त हमारा पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। इस बात को अब देखिए, शुद्ध रक्त हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, इसको हम लोग एरोटा कहते हैं। एरोटा के माध्यम से ऐसा हमारा होता है। ये तो ब्रेन का पार्ट्स हमारा दोनों होता है। ये हमारा पश्च मस्तिष्क का है, ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट्स होता है, जैसा कि आपको यहां पर फोटो में दिखाया गया होगा। तो मेरे भाई इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। इसी को एरोटा हम लोग कहते हैं। ये एरोटा दिख रहा होगा, इसी से ब्लड हमारा क्या होता है, बाहर एरोटा के माध्यम से बाहर पूरे शरीर में फैल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है मेरे भाई, लड़के लोगों में क्या होता है, तो कंठ में देखिएगा बाहर में गला निकल जाता है, और गला में देखिएगा एक यहां पर, इसको हम लोग एडम्स ऑफ एप्पल कहते हैं, ये यहां पर देखिए बाहर निकला हुआ रहता है, इसको एडम्स ऑफ एप्पल कहते हैं। मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, जो एडम्स ऑफ एप्पल हमारा बाहर निकल जाता है वो केवल लड़का में होता है, लड़की में ये चीज नहीं देखने को मिलता है। और याद रखना ये कहां पर होगा, तो ये थायराइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर में हमारा होता है। तो लड़के में बढ़ते कंठ को, गले से बाहर निकले हुए भाग को क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग एडम्स ऑफ एप्पल कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा पदार्थ
विटामिन कैल्शियम, कौन सा पदार्थ मेरे भाई यहां पर कह रहा है कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 से हमारा भरपूर होता है। तो मेरे भाई ये कौन सा दूध होगा, तो याद रखना इसको हम लोग सोया दूध कहते हैं। इसको कौन सा दूध कहेंगे, सोया मिल्क कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सोया मिल्क हमारा क्या है, तो सोयाबीन से हमारा क्या होता है, कहेंगे मिल्क हमारा तैयार होता है, उसी को सोया दूध कहते हैं, इसमें हमारा होता है। तो कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन B12 भी होता है, विटामिन B2 भी होता है, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, वो भी इसमें मौजूद होता है। अगला मेरे भाई, पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और उसके पोषक तत्व कैसे प्रभावित होते हैं, इसके बारे में पारिस्थितिकी विवाद के शोध ने क्रांतिकारी नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। तो मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना है कि यहां पर एक चीज आपको यहां पर बोला गया है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि माध्यम से ऊर्जा एवं पोषक तत्व कैसे प्रभावित हुए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कैसे प्रभावित हुए हैं। तो याद कीजिए मेरे भाई 10% लॉ जो दिया था वो लिंडेमान ने दिया था। 10% लॉ की हम बात करते हैं, किस नियम की बात करते हैं, तो 10% जो लॉ दिया था वो किसने दिया था, कहेंगे यहां पर लिंडेमान की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, तो यहां पर हम लिंडेमान साहब की बात करते हैं, ये लिंडेमान्स की हम बात करते हैं, इन्होंने 10% लॉ हमारा दिया था। तो मेरे भाई 10% लॉ जो दिया था वो लिंडेमान ने दिया था, उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम तरीके से एसिटिलीन होगा, प्राकृतिक तरीके से होगा तो हम लोग एथिलीन कहते हैं। फेफड़े में शुद्ध रुधिर हमारा आता है। तो मेरे भाई ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा होगा ये सब हमारा कैसा है, तो कहेंगे ये सब हमारा इम्प्योर है, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। और जो ये लाल लाल दिख रहा होगा इसको प्योर ब्लड हम लोग कहते हैं। और हमारे हार्ट में 4 भाग होता है, और 4 भाग को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सीधा कहेंगे सर इधर हमारा राइट ऑरिकल होगा, तो यहां पर हमारा राइट वेंट्रिकल होगा, दिख नहीं रहा होगा, दूसरा कलर हम यूज कर लेते हैं। तो एक तरफ हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे यहां पर राइट ऑरिकल होगा, और जिसको दायां आलिंद कहते हैं, यहां पर हमारा राइट वेंट्रिकल होगा, जिसको दायां नीले कहते हैं। जो लाल वाला हमारा है तो इसमें हम कहेंगे यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे थे, ये नहीं दिखाई दे रहा। इस पर हम लोग सीधा कहेंगे कि हमारा कौन सा होगा, चलो व्हाइट लेते हैं। इस पर हम लोग कहेंगे कि हमारा लेफ्ट ऑरिकल हो गया, तो हमारा यहां पर क्या होता है कि यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना कि जब कभी भी फेफड़े में शुद्ध रुधिर की बात करता है, तो शुद्ध रुधिर की जब कभी भी बात करेगा तो दायां आलिंद और दायां नीले नहीं करना आंसर। जब भी आंसर आप करोगे तो मेरे भाई यहां पर बाएं कह रहा कि बाएं आलिंद और बाएं नीले की हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। होता क्या कि ये हमारा लंग्स होता है, इसको हम लोग लंग्स कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। तो इसमें आता है क्या, अशुद्ध रक्त हमारा आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हमारा आता है। और इससे बाहर जब निकलता है तो लंग्स से बाहर निकलेगा तो ये ऑक्सीजन लेकर के हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल जाता है, क्योंकि ये लंग्स में ऑक्सीजन हमारा एक्सचेंज कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा ऑक्सीजन में बदल जाता है। इसको शुद्ध रक्त कहते हैं, इसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो आता है मेरे भाई यहां से हमारा डायरेक्ट हमारा इसमें जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग पल्मोनरी क्या बोलते हैं, तो इसको पल्मोनरी आर्टरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो पाइप हमारा होता है इस पाइप को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और इस पाइप जिससे बाहर निकलता है इसको हम लोग पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। तो अब मामला ये है कि अगर ये आता है तो हमारा कैसे आता है, समझना गौर से। ये आपका हो गया, इसको राइट ऑरिकल कह दिए, इसको राइट वेंट्रिकल कह दिए, इसको लेफ्ट ऑरिकल कह दिए, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चेंबर बन गया। होता कैसे, सर्कुलेशन दिखाते हैं, ब्लड आएगा यहां से यहां आएगा। ये सब कैसा ब्लड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है। इसका मतलब मेरे भाई ये सीधा यहां से डायरेक्ट चला जाएगा, ये इस चेंबर में नहीं जाता है, ये डायरेक्ट कहां जाएगा, तो लंग्स में जाता है। यहां लंग्स होता है, ये यहां पर CO2 लेकर के गया, अब फिर यहां से जब आएगा तो इसमें आएगा, अब ये O2 बन जाता, CO2 O2 बन जाएगा, शुद्ध रक्त हो गया। उसके बाद फिर हमारा इसमें आता है, यहां O2 आएगा, फिर ये पूरा शरीर में एरोटा के माध्यम से, ये एरोटा होता है, इसके माध्यम से ये फैल जाता है और ऑक्सीजन लेकर के जाता है। तो मामला ये है कि लंग्स से मेरे भाई फेफड़ा में शुद्ध रुधिर आता है। तो फेफड़ा में जो शुद्ध रुधिर आता है तो ये हमारा क्या, तो फेफड़ा है, फेफड़ा का 4 गो चेंबर है। तो शुद्ध रुधिर कहां से आता है, तो लंग्स से दायां बायां आलिंद में आता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो बायां आलिंद में आता है, लंग से बायां आलिंद में आता है, फिर बायां आलिंद से बायां नीले में जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आंसर करेंगे 39 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 39 का जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो बायां नीले से लिया है आंसर। फेफड़ा में शुद्ध रुधिर आता है, तो फेफड़ा में जो शुद्ध रुधिर हमारा आता है, लंग्स में जो शुद्ध रुधिर हमारा आता है, फेफड़ा में जो शुद्ध रुधिर हमारा आता है, ये क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, फेफड़ा में शुद्ध रुधिर आता, प्योर ब्लड कम्स टू द लंग्स। गलत आंसर इसका दे रखा है।
फेफड़ा में शुद्ध रुधिर अगर आता है तो ये 4 को चैम्बर तो फेफड़ा का, सॉरी लंग्स के यहां पर बोल रहा है, फेफड़ा तो लंग्स को कहते हैं ना, ये तो हार्ट हमारा हो गया। फेफड़ा में शुद्ध रुधिर आता है, तो फेफड़ा में शुद्ध रुधिर आता है, फेफड़ा से आता है, फेफड़ा में नहीं होगा, फेफड़ा से शुद्ध रुधिर आता है, फेफड़ा से लिख दीजिए इसको। फेफड़ा से शुद्ध रुधिर आता है तो कहां, तो कहेंगे बायां आलिंद में आता है, उसके हिसाब से आंसर करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ऑक्सीटोसिन हमारा मिल्क सिक्रेशन में सहायक होता है, हम सभी लोग जानते हैं। अगर ऑक्सीटोसिन की अगर बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अगर बात करता है, तो ये ऑक्सीटोसिन जो हमारा हार्मोन हमारा होगा, ये क्या करता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, ये मिल्क सिक्रेशन में हमारा क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ये मिल्क सिक्रेशन में हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ मेरे भाई जो गर्भाशय की दीवार होती है, जो गर्भाशय की दीवार होती है उसमें संकुचन पैदा करता है, गर्भाशय की दीवार में ये क्या करता है, संकुचन पैदा करता है, गर्भाशय की दीवार में संकुचन पैदा करता है। हम किसकी बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करते हैं। तो मेरे भाई ये कहां सिक्रेट करता था, ये हार्मोन हमारा पीयूष ग्रंथि से सिक्रेट करता है, कहां से, तो पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये पीयूष ग्रंथि से सिक्रेट करता है, पीयूष ग्रंथि से ये सिक्रेट करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे जैसा कि आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के वैसे आंसर हम लोग यही करेंगे, और ये हमारा सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो मेरे भाई इसके बारे में फैक्ट हमारा लिखा हुआ, ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी प्रोड्यूस करता है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, तुम इस चीज को सोचो मेरे भाई, क्वेश्चन एग्जाम में देता है, जो ऑक्सीटोसिन हमारा होता है, ये ऑक्सीटोसिन हमारा प्रोड्यूस होता है कहां पे, प्रोड्यूस द हाइपोथैलेमस एंड सिक्रेट बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। याद रखना, हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बनाता कौन है, तो कहेंगे हाइपोथैलेमस बनाता है, और सिक्रेट कौन करता है, तो कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट करता है। और इस तरीके से मेरे भाई हम लोग जानते हैं। दूसरी बात, इसका कारण क्या होता है, जो यूट्रस होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है और बच्चे के जो डिलीवरी होती है उसमें सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ मेरे भाई ये क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर ब्रेस्ट मिल्क, यानी कहने का मतलब दूध के सिक्रेशन में भी सहायता करता है, सहायक होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये पता चल गया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा क्या करता है, तो मिल्क सिक्रेशन के लिए तो सहायक होता ही होता है, साथ ही साथ गर्भाशय की दीवार में संकुचन पैदा करेगा जिससे असहनीय दर्द होता है और बच्चे की डिलीवरी में आसानी हो जाता है उसके सिक्रेशन से। लेकिन ये सिक्रेट कहां से करता है, तो पीयूष ग्रंथि से सिक्रेट करता है, और सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। थाइमस ग्लैंड मेरे भाई बुढ़ापे में गायब हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और थायराइड ग्रंथि तो आप जानते ही हैं, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और वही थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से लोगों में क्या होता है, तो घेघा रोग होता है। सर ठीक है, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ स्टडी आपको हम तभी बोले थे कि ऑब्जेक्शन वाला जो क्वेश्चन होगा उसको हम कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे। तो परेशान काहे हो रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है, तुम्हारा मैसेज हम पहले ही देखे थे, कल से तुम्हारा मैसेज देख रहा है, परेशान नहीं हो, कल कराएंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में। अरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब आपकी जो शुरुआत हो चुकी है, तो यूट्यूब पर हम कोशिश करेंगे जो भी अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने टेस्ट में आते हैं उसका डिस्कशन कराएं, और जो काम का चीज है वो हम आपको हमेशा बताते रहें, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाए और आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर के एग्जाम में जाएं। अब तो स्टेट भी आपका आने वाला है, तो अच्छा मौका है 11th-12th के लिए भी, या फिर अदर जिनको जो नए बच्चे होंगे उनको भी मौका मिलेगा। और आप लोगों के पास भी अच्छा खासा मौका 3-4 महीना है, लगल खूब रगड़ के मेहनत कीजिए, देखिए कैसे नौकरी नहीं होता है, ठीक है। लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। तो मेरे भाई अब ये सेशन जो है लगातार हम आपको कराते रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे लगातार ये सेशन आपका लेते रहेंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो पाए, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आगे चल करके और भी अच्छे से आपको थोड़ा फिगर वगैरह लगा करके थोड़ा और अच्छा करा दे, जिससे कि आप। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।